हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम स्टिंगनेस लवर। दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। और अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। बने रहिए एके नोवेल स्टोरी पर। गम के बगैर कोई खुशी। सुबह के 7 बजे। गुलाबी होठ कुछ पल फड़फड़ाए जो बिल्कुल नेचुरल थे। गम के बगैर कोई वजूदे खुशी नहीं, बेफिक्र जिंदगी भी तो कोई जिंदगी नहीं। उसको मिलेगा खाक मोहब्बत का कुछ मजा, जिसको किसी से आज तक मोहब्बत हुई नहीं है। ये कहते हुए उसकी दिल में कसक और आंखों में पानी था। पर उसने नजरें उठाई और इधर उधर देखा। वो लड़की रास्ते के किनारे खड़ी थी जिसने सुंदर सी साड़ी पहनी थी। हवा से बाल लहराते लंबे बाल जो उसके चेहरे पर आ रहे थे। पर चेहरे पर स्कार्फ बंधा होने की वजह से उस लड़की का फेस नहीं, बस वो ग्रीन आंखें दिखाई दे रही थी। वो लड़की रोड के साइड में खड़ी होकर आते जाते कारों को हाथ दिखाते हुए रोकने की कोशिश कर रही थी। पर मजाल एक भी कार रुकी हो, तभी एक कैब कर्कश आवाज के साथ उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। और उसे देखकर वो लड़की चेहरे पर स्माइल लेकर, काका आज भी इत्तेफाक है क्या? आप आज ये कभी मत कहना, रोज रोज इत्तेफाक नहीं होते हैं। मेरी लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं। ये कहते हुए उसके चेहरे पर कहीं सारे भाव दर्द आकर चला गया था। पर वो ड्राइवर चुप ही था। शायद जो वो लड़की बोल रही थी सब सही था। मिष्टी ने ख्यालों को साइड कर बोली, आपने मुझे पहचान कर कार रोकी है, ये मत कहना। या फिर आप बस मेरी राह देख रहे थे? आगे बैठा ड्राइवर स्माइल कर रिव्यू मिरर से उस लड़की को देखकर, बेटा आपका चेहरा भले ही ढका हुआ है, पर आपके आंखों की मासूमियत कभी नहीं छुपेगी। वही तो आपकी पहचान। और माइकल एक बार किसी को देखने पर भूल जाइए, ये कभी नहीं हो सकता डॉक्टर साहबा। और उसे कभी नहीं भूलना चाहिए जिसने आपकी जान बचाई हो। और कार आगे बढ़ा देता है। वो लड़की हल्की स्माइल के साथ अपने चेहरे का स्कार्फ हटा देती है। और स्माइल कर, काका ऐसे बार बार उस बात को याद कर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। आगे बैठा ड्राइवर सीट पर बैठा शख्स कुछ नहीं कहता। पर मिष्टी की वो बेजान आंखें उसके अंदर के दर्द को बयां करती थी। उसके ध्यान से देखने वाला शख्स एक सेकंड के अंदर उसके आंखों में छुपे दर्द को समझ सकता था। मिष्टी मुखर्जी, जिसकी और एक दूसरी आइडेंटिटी बस नाम के लिए है, पर आज तक उसने कभी उसे यूज नहीं की है, ना उसे परमिशन मिली है। उम्र 23 साल, पेशे से डॉक्टर, जिंदादिल लड़की, पर किस्मत ने उसे कभी खुशी नहीं दी। बचपन से लेकर आज तक उसकी जिंदगी बस एक दर्द की दास्तान बनकर रह गई। 1.5 सालों से यही रहकर अपने डॉक्टर की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वो यही रहकर जॉब कर रही है। कार के अंदर बैठते ही उसने पीछे की सीट पर सर टिका लिया और आंखें बंद कर बैठ गई। बस लगभग 10 मिनट बीत गए थे कि शोर से आवाज से मिष्टी ने आंखें खोलकर देखी। सिग्नल की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया था। रास्ते पर चलती कारें उनके हॉर्न की आवाज सुनकर मिष्टी ने आंखें खोलकर साइड देखा। तभी उसके कानों में अंकल की बड़बड़ाते हुए आवाज आई। ड्राइवर सीट पर बैठे माइकल अंकल बोले, ये लोग भी ना बीच में कार घुसा देते हैं। देखो हो गया एक्सीडेंट, इतनी जल्दी किस बात की? एक्सीडेंट सुनते ही मिष्टी के अंदर की डॉक्टर बाहर निकल आती है। वो जल्दी से कार का बैक डोर खोलकर बाहर निकल जाती है। माइकल, अरे बेटा। पर मिष्टी तब तक आगे जा चुकी। ऐसे केस होते तो उसे रोक पाना लगभग नामुमकिन ही होता था। माइकल खुद ही स्माइल करके खुद से बोलता है, ये लड़की कभी नहीं सुधरेंगी। पर इसकी अच्छाइयों के बदले जीसस उसे क्या दिया आपने? ये अकेलापन, उसकी आंखों में कितना दर्द है पता है आपको? कहते हुए माइकल देखता है, वो सामने लोगों की मदद करती है। अपना पर्स लेने के लिए वो भागते हुए आई थी। फिर वो बैग लेकर भागते हुए चली गई। तब तक पीछे की कार आगे जाने के लिए माइकल ने अपनी कार साइड लगा दी थी। वो कहाँ उसे अकेला छोड़कर जाता? उसकी जान भी तो उस लड़की ने ऐसे ही बचाई थी। रात के घने अंधेरे में वो कार का एक्सीडेंट होने की वजह से बेहोश होकर पड़ा था। पूरे 2 घंटे उस दिन ये लड़की नहीं मिली होती तो वो भी ये दुनिया छोड़ चुका होता। उसकी बॉडी से सारा खून निकल गया था। और आधे घंटे देर होती तो शायद वो भी ये दुनिया छोड़ चुका होता। सोचकर माइकल की आंखों में आंसू भर आते हैं। आंखों में आई हल्की नमी को साफ कर माइकल आगे देखता है। शायद एक कपल का एक्सीडेंट हुआ था। दोनों बाइक पर जा रहे थे। पास में खुद को इतनी चोट लगी है, फिर भी वो लड़की अपने पति को बार बार आवाज लगा रही थी। खुद को कोसे जा रही थी। उसकी जिद करने पर ही वो लोग बाइक लेकर बाहर निकले थे। ये सब देखकर मिष्टी के भी आंखों में नमी आ गई थी। ये काफी दिल दहला देना वाला सीन था। पर वो डॉक्टर थी, इसलिए अपने इमोशंस अच्छे से छुपाना जानती थी। उसने उस शख्स का अभी के लिए खून बहना रुक जाते इसलिए सर पर पट्टी बांध दी थी। कुछ देर के लिए ऐसा ट्रीटमेंट किया जाता जिससे पंशेट के बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जल्दी से उसे लेकर जाने के लिए कहा। सब लोग उस लड़की को देख रहे थे। हल्की पिंक कलर की साड़ी जय एकदम डर कलर था। उसे देखकर लग रहा था उसकी जिंदगी में से भी सारे रंग जा चुके हैं। करीब 20-25 मिनट बाद
इकोनॉमी हॉस्पिटल, लंदन का बहुत बड़ा हॉस्पिटल। कैब हॉस्पिटल के सामने रुकी और मिष्टी ने डोर खोलते ही पर्स से कुछ पैसे निकालकर उस ड्राइवर के हाथों में रखे। माइकल, क्या बेटा, ये क्यों? मिष्टी स्माइल कर, नहीं काका, ये जरूरी था। आपकी पानी पर थोड़ी ना चलती है, उसे भी पेट्रोल की जरूरत होती है। तो रख लीजिए, और अंदर चली जाती है। वो बस हॉस्पिटल के अंदर आती ही तो सामने से एक लड़की भागकर उसके सामने खड़ी होकर अपने सांसों को काबू करते हुए बोली, शायद हॉस्पिटल की नर्स थी। डॉक्टर आपके लिए, डॉक्टर वसीम का मैसेज है, उन्होंने आपको उनके केबिन में बुलाया है। एक पल के लिए मिष्टी के एक्सप्रेशन चौंका देने वाले थे। उसने हाथों में पहनी घड़ी में देखा तो सुबह के 11 बज गए थे और मिष्टी के चेहरे पर परेशानी के भाव झलक आते हैं। वो सामने खड़ी लड़की को देखकर हाँ में सर हिलाती है, फिर आगे बढ़कर लिफ्ट की ओर आकर उसमें एंटर करते हुए खुद से बोली, आज तेरी नाइट शिफ्ट पक्की। ये कहते हुए उसने टॉप फ्लोर का बटन प्रेस किया। पूरी लिफ्ट खाली थी। मिष्टी ने सोचा, इस टाइम पर सब आएंगे तो डॉक्टर वसीम सबको निकालकर फेंक देगा। बस वही एक ऐसी होगी जो लेट हो गई है, इसलिए वो अकेली खड़ी है। सब लोग सुबह 7 से 8 के बीच आते थे। बस सीनियर डॉक्टर ही 9 या 10 बजे तक आते थे, क्योंकि ये खास डॉक्टरों के लिए यूज की जाने वाली प्राइवेट लिफ्ट थी। मिष्टी ने बेल प्रेस की और अंदर से उसे कब बुलाने की आवाज आएगी ये सुनने की कोशिश करने लगी। क्या होगा आगे? सच में करनी होगी मिष्टी को नाइट शिफ्ट? क्या हुआ होगा इन 2 सालों में मिष्टी के साथ? वो यहाँ लंदन में क्यों आई होगी? देखते हैं आगे आने वाले एपिसोड में। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। हेवन एजेंसी, लंदन। केबिन के अंदर से आवाज आई, कमिंग। जल्दी से मिष्टी ने डोर खोला और अंदर चली गई। उसने सामने देखा तो सामने चेयर पर बैठा शख्स करीब 30 साल का था। सांवला रंग, चेहरे पर हल्की बियर्ड, गुस्से में। मॉर्निंग डॉक्टर मुखर्जी। मिष्टी सर झुकाए ही कहा, मॉर्निंग। इतने में डॉक्टर वसीम अपने चेयर से खड़ा होकर टेबल पर जोर से हाथ मारकर गुस्से में बोला, ये कोई धर्मशाला नहीं है, एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है जहां सबके लिए एक जैसे ही रूल रेगुलेशन है। लेकिन लगता है आपको बार बार ये बात समझानी पड़ती है। यहाँ टाइम पर आना होता है। आपका ज्वाइनिंग का टाइम सुबह 8 बजे का है और आप आ रही है 11 बजे। डॉक्टर वसीम की आवाज केबिन से बाहर तक जा रही थी। बाहर कुछ स्टाफ था जो खड़े होकर सुन रहा था। अंदर क्या चल रहा है? केबिन के अंदर आप इसे समझती क्या है? आज आपको डॉक्टर वसीम की बात पूरी हो पाती, इतने में उसका फोन रिंग हुआ और उसने गुस्से में मिष्टी को एक नजर देखते हुए फोन उठाया, पर अगले ही पल उसके हाथों से उसका फोन गिर गया। सामने खड़ी मिष्टी भी उसके ही देख रही थी। उसका पैनिक करना उसे समझ नहीं आया, पर फिर भी उसने कहा, डॉक्टर क्या सब ठीक है? डॉक्टर ने मिष्टी को एक गुस्सैल लुक दिया और जल्दी से अपने होश संभालते अपना फोन उठाकर बाहर निकलते हुए मिष्टी को रात के 9 बजे तक हॉस्पिटल में रहना है कहकर वहां से निकल गया। मिष्टी चुपचाप वहां से निकल गई। उसे आदत हो गई थी। शायद उसके अंदर जो दर्द था वो इससे भी बड़ा था। मिष्टी ने स्माइल की ओर अपने केबिन में चली गई। वहां पहले ही मौजूद डॉक्टर राधा मिष्टी की अच्छी फ्रेंड थी, जिसने मिष्टी के देखकर ही अपने चेयर से उठते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? मिष्टी ने स्माइल की ओर सर हिलाया, पर डॉक्टर राधा उसे 1.5 सालों से अच्छे से जानने लगी। डॉक्टर राधा ने कहा, आज भी उस सीनियर डॉक्टर वसीम ने बुलाया था ना तुमको? मिष्टी के हाथ एक पल के लिए थम गए। वो अपने रूटीन चेकअप में लगने वाली लिस्ट देखकर उसमें से क्या क्या लेकर जाना है ये देख रही थी। वैसे ये सब काम नस का होता था, पर डॉक्टर वसीम की मेहरबानी से मिष्टी के लिए ये सब आसान नहीं था। एक डॉक्टर होते हुए भी उसे खुद सब कुछ देखना पड़ता था। पता नहीं क्यों, पर उसकी जिंदगी आसान कभी थी ही नहीं। मिष्टी ने और कुछ नहीं कहा और रूटीन चेकअप के लिए निकल गई। उसके ओपीडी के बाहर बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। उस लाइन को देखकर लग रहा था, ये लाइन तो रात के 10 बजे भी नहीं हटेंगी। पीछे केबिन में बैठी राधा अपने आप से बोली, ये सब क्या है? वो आवाज क्यों नहीं उठाती खुद के लिए? पता नहीं इसे सबका टॉर्चर सहने की आदत क्यों है। ये बात राधा ने पिछले कुछ दिनों में उसके बॉडी पर देखे मार्क्स को देखकर कही थी, पर उसके पर्सनल मैटर में उसे बोलने की कोई हक नहीं। इधर मिष्टी ने पेशेंट का रूटीन चेकअप करना स्टार्ट किया था। दिन भर आज बहुत बिजी रही। उसने आज अपना टिफिन भी खत्म नहीं किया था, पर करती भी कैसी, इतने पेशेंट के देखना मतलब, और बीच में छुट्टी लेती तो डॉक्टर वसीम की चमचागिरी करने वाले थे ही। वो लोग यहाँ जो भी होता उसकी हर घंटे की रिपोर्ट उसे करती थी। ऐसे ही रात के 9 बज गए थे। मिष्टी के हाथ पैर काफी दर्द कर रहे थे, पर उसका ये काम था जो उसे पसंद था। बचपन में तो इससे भी ज्यादा और भयानक पनिशमेंट मिली थी उसे, तो ये पनिशमेंट उसके सामने कुछ भी नहीं है कहकर मिष्टी खुद को तसल्ली देती थी। उसने अपना सारा सामान उठाकर केबिन में रख दिया था। मिष्टी के चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी। उसने अपना बैग उठाया और निकल गई, पर अब भी उसके होंठ कुछ पल फड़फड़ाए थे। हुई जब शाम तो अंगड़ाइयों में डूब गया। क्या करूं, दिल मेरा तन्हाइयों में डूब गया। जिसे गुमान था देखेगा ना मेरी झलक, वो मेरे जख्मों की गहराइयों। वैसे हॉस्पिटल की ये सर्विस काफी अच्छी थी। रात में फीमेल स्टाफ को देरी हो जाती तो हॉस्पिटल से ही कार उनको छोड़ने जाती थी। अंदर मिष्टी को जाते देख रही नाइट शिफ्ट की डॉक्टर आपस में बातें करते हुए कहती है, पता नहीं डॉक्टर वसीम को क्या सुकून मिलता है डॉक्टर मुखर्जी को परेशान करने में।
दूसरी खड़ी डॉक्टर स्माइल करके, वही वो उसने उसके बेड तक जाने से मना किया होगा उसने, इसलिए वो उस पर अपनी सारी पावर यूज कर टॉर्चर कर रहा है। वो भी इस हद तक कि वो खुद चलकर उसके सामने अपने घुटने टेक दे, इतना मजबूर करेंगे वो। देखते हैं क्या होगा आगे। आज तक कोई भी न्यू डॉक्टर छुट्टी नहीं है डॉक्टर वसीम से जो शादीशुदा ना हो। दूसरी तरफ 30 मिनट बाद हेवन एजेंसी। उस एरिया को देखकर ड्राइवर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। कार बड़े से गेट के आगे आकर रुकी थी। ये काफी लग्जरियस एरिया था। आज तक कभी मिष्टी ने इतना लेट नहीं किया था, पर आज हुआ था, इसलिए इस कार को यहां तक लाना पड़ा था उसे। वो ड्राइवर तो बड़ी ही अजीब नजरों से देख रहा था मिष्टी को, पर मिष्टी ने उसे इग्नोर किया और अंदर की तरफ बढ़ गई। बड़ा सा गेट सामने खड़े वॉचमैन ने खोल दिया था। ये लोग आने जाने वाले लोग थे, इसलिए उनको कुछ भी फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती। पर अभी उसकी जगह कोई और होता तो शायद उसे पूरे 1 घंटे खड़े होकर सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती अपनी। अंदर बड़े बड़े फ्लैट थे, पूरे 3-3 मंजिला, पर सबके अलग अलग घर थे। ये एरिया जरासा सिटी के बाहर आता था, इसलिए रात के 8 बजते ही यहाँ डर लगने लगता था। वो भी इतनी दूर अकेली यहाँ नहीं रहना चाहती थी, पर उसकी भी मजबूरी थी। उसके बढ़ते कदम उसे ये बताते वो एक कैद में जा रही है। मिष्टी ने अपने कंधों से पर्स को निकाला और चाबी ढूंढने लगी। उसने चाबी निकाली और सामने लॉक में लगाने लगी, पर यह क्या डोर खुला था। एकदम से मिष्टी की धड़कनें तेज रफ्तार पकड़ चुकी थी। उसने डर से एक पल के लिए आंखें बंद की और कांपते हाथों से डोर खोला। उसका गला भी सूख गया था। एक अनचाहे डर से उसने अपने कांपते हाथों से डोर को धक्का दिया। उसका दिल कर रहा था वो यहां से जैसी आई है वैसी ही भाग जाए, पर अफसोस वो ऐसा नहीं कर सकती थी। आपने लिए उसने खुद चुनी थी ये लाइफ, अब वो मुंह नहीं मोड़ सकती थी। उसने डोर खोला और अंदर चली गई, पर उसके पैर बुरी तरह कांप रहे थे। वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। जैसे जैसे उसके कदम अंदर पड़ रहे थे, उसके बॉडी की अंदर की सारी एनर्जी खत्म होती जा रही थी। तभी एकदम से कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी और उसी के साथ हॉल की लाइट ऑन हो गई। मिष्टी ने तेज आवाज से अपने दोनों हाथों को कानों पर रख लिया था। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3, डर। लंदन। पिछले एपिसोड में हमने देखा था घर के अंदर आते हुए मिष्टी डरी हुई थी। तेज आवाज को सुनकर उसने अपनी आंखें बंद की थी। अब आगे करीब 2 मिनट बाद ही उसे अपने गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई और एकदम से मिष्टी ने आंखें खोली। उसकी बॉडी बर्फ की तरह ठंडी पड़ गई थी। उसने कांपते होठों से कहा, आप यहाँ कब आए? वो शख्स उसे पीछे से बाहों में भर कर खड़ा था, पर उसके हाथ मिष्टी के पूरी बॉडी पर चल रहे थे। इस वजह से मिष्टी की बॉडी पूरी तरह से कांप रही थी। पीछे खड़े शख्स ने एक भी शब्द नहीं कहा था। उसने आंखें बंद कर सोचा जो फीलिंग वो प्यार से पाना चाहती थी, वो उसे नफरत और डर से मिल रही है। उसने क्या सोचा था और क्या हो गया? दोनों की बॉडी आपस में पूरी तरह चिपकी हुई थी। उस टच से मिष्टी समझ गई उस शख्स के कमर पर बस एक टोवल लपेटा हुआ है। तभी उसके कानों में एक गहरी आवाज आई, इतना लेट क्यों आई हो? क्या मेरे यहाँ ना होने का ऐसे ही फायदा उठाया जाता है? बात करने के साथ साथ वो उसके बॉडी पर किस भी करने लगा था। वो ऐसी वैसी किस नहीं, पूरे वाइब थे, जिस वजह से मिष्टी के बदन पर मार्क हो रहे थे। उसकी हरकत से मिष्टी के आंखों में हल्के आंसू आ गए थे, उसे दर्द हो रहा था। वो शख्स गहरी आवाज में बोला, कहीं मैंने गलती तो नहीं की तुम्हें अपना जॉब करने के लिए कहकर? मिष्टी ने जल्दी जल्दी में ना में सर हिलाया। उसकी बॉडी अकड़ सी गई थी, फिर भी उसने आगे कहा, नहीं वो मैं। उस शख्स के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई और उसने मिष्टी के जबड़े को पकड़ते हुए गुस्से में कहा, नहीं ना, तो मैं पति हूं तुम्हारा, अपना हक ले रहा हूं, और तुम मुझे पराये मर्द की तरह दूर हटा रही हो। मिष्टी शायद उसकी बात समझ गई थी। उसने जल्दी से अपना सर ऊपर उठाया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। वो नहीं चाहती थी उसकी एक आजादी उससे छिन जाए। केविन बस आंखें बंद कर उसके ऊपर झुककर उसकी किस को एंजॉय कर रहा था। पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जब से वो इस लड़की के साथ फिजिकल हुआ है, उस पर एक अलग ही नशा चढ़ा था। पर अगले ही पल मिष्टी दूर हट गई। उसकी एनर्जी इतनी नहीं थी, वो तो बस 3 मिनट तक ही किस रह पाती थी। ऊपर से आज वो बहुत थकी हुई थी। उसने आंखें खोलकर कहा, वो मैं। पर केविन को उसकी ये हरकत पसंद नहीं आई थी। पर उसकी बात पूरी होने से पहले वो सामने खड़े केविन ने उसे गोद में उठाकर सोफे पर लेटाया। मिष्टी को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे उसे रोके, पर उसके कुछ कहने से पहले ही उसकी साड़ी फर्श पर पड़ी थी। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। उसके होंठों पर सामने खड़े शख्स ने बुरी तरह हमला बोल दिया था। उसने भूखे शेर की तरह उसे काटना शुरू किया था। उसके होंठों पर किस कम काट ज्यादा रहा था। अब तक लगभग उसके आधे कपड़े उतार दिए गए थे। मिष्टी ने बड़ी मुश्किल से कहा, प्लीज यहां नहीं। केविन जो नशे में चुर था, उसने अपना सर हल्का सा पीछे कर कहा, अपनी गहरी आंखों से मिष्टी की आंखों में देखकर कहा, अब तुम मुझे सिखाओगी? मैं कहा, क्या कर सकता हूं? उसकी वो लाल आंखें देखकर मिष्टी सहमी गई थी। उसने थामे सर हिलाया। दूसरी तरफ मुंबई लोकल एरिया। तुम क्यों वापस आई हो? जिस दिन तुमने हमें धोखा देकर जाने का सोचा, उसी दिन तुम हमारे लिए मर चुकी थी।
समझी कि नहीं भरत जी, ये कहते हुए उन्होंने एक के बाद एक 2 से 3 थप्पड़ ऋतुजा के गालों पर दे मारे, जिसकी गूंज उस घर में सुनाई दी। आज आपने पति का ये रूप देखकर रीमा जी कोने में दुबक कर बैठी थी। ऋतुजा ने सर सामने कर आंखों भरी आंसुओं से रोते हुए कहा, मारिए और मारिए मुझे, चाहे तो जा ले लीजिए मेरी उस अनाथ के लिए, पर आपको ये समझ क्यों नहीं आ रहा है? उस अनाथ की जगह अगर मैं होती तो वो सनकी इंसान क्या करता मेरे साथ? तब मुझे जो सही लगा वही किया। उसने मुझे धमकी दी थी शादी छोड़कर भागने की, तो मैं क्या करती? सामने खड़े दोनों लोग शॉक्ड होकर ऋतुजा को देखने लगे। 2 सालों बाद सच उनके सामने था। मिस्टर भरत उसी गुस्से के साथ फिर आगे आकर ऋतुजा को और एक थप्पड़ मारकर चीखते हुए बोले, मना किया था तो क्यों उस मासूम की जिंदगी खराब की? मुझे आकर बता देती। बाहर अड़ोस पड़ोस वाले भी कान लगाकर सुन रहे थे। घर के अंदर चल क्या रहा है, ये देखने के लिए। रीमा जी आज भीगी बिल्ली बनकर सब कुछ सुन रही थी। उनकी बेटी ने गलती इतनी बड़ी कर दी थी। गलती की। उनको भी गुस्सा था। उन्होंने क्या क्या सुनू नहीं देखे थे। और वो लड़की उनके अरमानों पर पानी फेरकर एक चेक लेकर भाग गई। पर अफसोस बेचारी को वो चेक लेकर कोई लाभ नहीं हुआ था। उसका बंदोबस्त तो पहले ही सिंघानिया मेंशन वालों ने कर रखा था। जब उनको दुल्हन बदल जाने की पता चली थी, मिस्टर भरत अपने सर को हाथ लगाकर बैठ गए थे। उनके आंखों से आंसू निकलने लगे। आज उनकी बेटी की वजह से उनकी फुलसी दूसरी बेटी को नफरत झेलनी पड़ रही थी। वो केविन सिंघानिया कई अच्छे से जानते थे। वो एक जल्लाद था। आज पूरे 2 साल हो गए थे जैसे वो शादी करके गई। वो उसको एक नजर देख भी नहीं पाए थे, ना ही उसकी आवाज सुनी थी। आज उनको अपने आप से ही नफरत हो रही थी। वो अपनी बेटी की अच्छे से देखभाल नहीं कर पाए। उनको ये भी नहीं पता था वो है कहाँ। उन्होंने कोशिश की थी जानने की, पर वो उसे मिल नहीं पाए। क्या कभी मिल पाएगा भरत जी को मिष्टी का पता? दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन। सुबह का समय सारे लोग रोज की तरह डाइनिंग टेबल पर ही मौजूद थे, पर किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। साइड में सर्वनट खड़े थे। वो जहां पर हाथ उठता वो उस शख्स को उठाकर ले रहे थे। तभी हॉल में सरस्वती जी और उनके पति की एंट्री हुई। उनके आते ही ब्रेकफास्ट कर रहे लोग अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए थे। मिस्टर मानिक सिंघानिया ने एक नजर सबको देखा। आज लगभग सब लोग थे हॉल में। पापा, आपने उससे बात की? 1.5 साल से ये लड़का ना खुद घर आया है, ना हमें उस लड़की पता है कहाँ लेकर चला गया है उसे। मानिक सिंघानिया नजरें उठाकर ऊपर देखते हुए, नहीं। क्या होगा आगे? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। सिंघानिया मैंशन, मुंबई। सिंघानिया मैंशन। बहुत कुछ बदल गया था। सिंघानिया मैंशन में पहले की तरह एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं रहा था किसी के भी अंदर, बस मीनाक्षी जी को छोड़कर। मानिक सिंघानिया उनके अंदर भी बहुत कुछ बदल गया था। उनके पोते के आगे वो भी हार गए। शादी के बाद 4 महीने तक वो घर ही नहीं आया था। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ और मिष्टी को लेकर चला गया। उस दिन जिस दिन वो लोग घर पर नहीं थे, जिसे कभी उसने अपनी बीवी नहीं कहा था। 4 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि वो उसे लेकर चला गया? सब लोग सोचते रह गए। उन्होंने जानने की भी कोशिश की थी, पर अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी। वो केविन को कुछ नहीं बोल सकते थे। खुद उन्होंने सब कुछ उसके हाथों में देकर बहुत बड़ी भूल जो की है, यही उनको लग रहा था। 2 सालों में केविन ने सारे राइट्स अपने हाथों में लिए थे। यहां तक कि पूरी कोहिनूर ग्रुप केविन के हाथों में आ चुकी थी। शादी के बाद तो सब कुछ बदल गया। शायद वो भी। तो आप कब बात करने वाले हो? मीनाक्षी जी बोली, पापाजी अब क्यों रोना, आपने खुद ही तो सब कुछ उसके हाथों में देकर बर्बाद किया है। पहले से सर नहीं चढ़ाते तो वो इतना जिद्दी नहीं बनता। पास में बैठे राजन जी अपनी बीवी को चुप होने का इशारा करते हैं, पर मीनाक्षी जी की आदत थी बिना ब्रेक की गाड़ी शुरू करना, और एक बार शुरू है जाती तो वो कहीं भी रुकती नहीं थी। तब उनके मन में दिल में जो भी आता वो बस बोलती जाती थी। इसलिए ही तो उनको बिना ब्रेक की गाड़ी नाम दिया था बाकी लोगों ने, जिसका स्विच उनको कहाँ है पता नहीं था। दूसरी तरफ लंदन। 2 घंटे बीत गए थे। अब भी पूरे रूम में मिष्टी की हल्की हल्की चीखें गूंज रही थी। मिष्टी अपने मुंह से दर्द भरी चीखें जोर से ना निकले इसलिए होठों को और आंखों को भींचकर वो दर्द सहने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसके ऊपर मौजूद इंसान को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसकी आवाज उसके मुंह से बाहर भी निकले उसे इरिटेशन होती थी। करीब 40 मिनट बाद पूरे रूम में सन्नाटा फैला हुआ था। मिष्टी ने आंखें बंद करके रखी थी। उसकी हिम्मत नहीं थी वो आंखें खोलकर अपने साइड में मौजूद इंसान को एक नजर भी देखे। पहले ही इतनी थकी होने के बाद उसे उस इंसान ने 3 घंटे बाद छोड़ा था। उसके अंदर जान ही नहीं बची थी। वो आंखें खोलकर उस शख्स को देखे भी, पर तभी उसे बेड पर हलचल महसूस हुई, पर उसने नजरें उठाकर देखने की कोशिश नहीं की थी। तभी 5 मिनट में उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। मिष्टी ने आंखें खोली पर उसकी आंखें पूरी तरह से आंसुओं से भरी हुई थी। उसने लाचारी में अपना सर घुमाकर वॉशरूम की तरफ देखा और खुद को कोसने लगी। वो खुद इस नर्क में आई थी। उसने उसे मौका दिया था उसकी जिंदगी से जाने का, पर उसे खुद पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस था। किताबों की तरह, पर वो अब डगमगाने लगा था।
हंसते हुए जख्मों को भुलाने लगे हैं हम। हर दर्द के निशान अब मिटाने लगे हैं हम। अब और कोई जुल्म सताएगा हमें क्या भला। जुल्मों सितम को अब तो जैसे किताबें उसकी दोस्त बन गई थी। पर ये जिंदगी किताबों जितनी आसान नहीं थी। एक नहीं 10 बार पढ़ लिए और समझ गए। वो इस शख्स के साथ यहाँ पिछले 1.5 साल से रह रही थी, पर उसे आज तक वो समझ नहीं पाई थी। उनका रिश्ता भी कैसा था, पति पत्नी का या जिस्मानी। ना वो उसे पब्लिकली वाइफ मानता था, ना उसके साथ आज तक कभी उस तरह बिहेव किया था। उसे तो वो उसकी बीवी नहीं, एक उपभोग के लिए लाई गई वस्तु लग रही थी। जब मन में आता वो उसके पास चला आता। बस एक जॉब को छोड़कर उसकी जिंदगी में और किसी भी बात के लिए आजादी नहीं थी। उसका भी दिल एक दिन शायद पिघल जाएगा। उसने सोचा था वो भी एक मौका अपने इस रिश्ते को देगी। क्या हुआ, उसका प्यार कोई और है तो अपने अच्छाई से उसे बदल सकती है। फ्लैशबैक 2 सालों पहले। पर पैसे तो पहले ही मिल गए हैं, तो ये शादी करने की कोई फायदा नहीं। उसके पास शादी के लिए आए 2 ब्लैक चेक में से एक चेक था, जिसमें वो मनचाही अमाउंट भरकर इस्तेमाल कर सकती है। यही सोचकर ऋतुजा ने इसमें मिष्टी को फंसाकर खुद उसके बॉयफ्रेंड के साथ भागने का प्लान बनाया, वो भी बस इन 5 मिनट में। पता नहीं वो लोग इसकी क्या हालत करेंगे। वैसे भी ऋतुजा को उस केविन सिंघानिया से बदला लेना था, उसने उसे धमकी दी थी। अब उससे बदला लेने का इसे अच्छा मौका थोड़ी ना होगा। जो भी गलत होगा उसके सामने खड़ी लड़की के साथ होगा। ये सोचकर ऋतुजा के चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल आ गई थी। ऋतुजा मिष्टी के हाथों को पकड़कर, क्या तुम मेरी जगह दुल्हन बनोगी? ये सबसे अच्छा तरीका होगा। मैं भी खुश और पापा की इंसल्ट भी नहीं होगी। अगर ये शादी नहीं होती तो उसके पापा की क्या हालत होगी। और यही सबसे वीक पॉइंट था मिष्टी का। मामाजी कौमा उसने बगैर कुछ कहे बस सर हिलाया और अंदर चली गई। ये सब ऋतुजा ने बड़े ही इमोशनल होकर मिष्टी को बताया और मिष्टी शादी के लिए रेडी हो गई। उसे रेडी होते देख ऋतुजा के मन में लड्डू फूट रहे थे। कुछ ही देर में मिष्टी को खुद ऋतुजा ने रेडी करवाया और उसे रूम के बाहर भेज दिया। मिष्टी आंखें बंद कर आंसू रोकना चाहती थी, पर वो रुक नहीं रहे थे। रोते हुए उसकी आवाज बाहर नहीं आती थी। उसे बचपन से आदत थी खुद की आवाज दबाकर रोने की, और वो आज वही कर रही थी। रोहिणी जी ने दुल्हन को एंट्रेंस पर खड़ी कार के अंदर बैठाया, जिसमें पहले ही गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचकर केविन बैठा था। उसकी वो ग्रे आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। शादी के दिन ही अपने पति की सच्चाई सुनकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई थी। उसके पास में बैठे इंसान को उसने धोखा दिया, इसलिए वो पहले खुद को कोस रही थी। पर कार होटल से आगे बढ़ गई। जब फोन आया केविन की गर्लफ्रेंड अदिति का, तब मानो उसकी सारी दुनिया उजड़ गई थी। कार के अंदर मिष्टी को बिठाया गया था। मिष्टी के साइड में बैठा केविन गुस्से से पागल हो रहा। उसे डैड और दादाजी ने कुछ कहा नहीं होता तो पता नहीं वो क्या करता। कार में बिल्कुल शांति छाई हुई थी। तभी उस शांति के तोते हुए केविन का फोन बज उठा। केविन ने गुस्से से पॉकेट से फोन निकालकर देखा तो उस पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर केविन ने एक नजर अपने साइड बैठी लड़की को तिरछी नजरों से देखा, और अगले ही पल फोन स्पीकर पर डालकर बड़ी ही प्यारी आवाज में बोला, बोलो स्वीटहार्ट क्या बात है। पर उसके बाजू में बैठी मिष्टी का दिल पूरी तरह सहम गया था। आज ही शादी हुई है और उसका पति उसके ही सामने किसी और को इतने प्यार से बुला रहा है। अपने आप ही मिष्टी के आंखों से आंसू बहने लगे थे। वही दूसरी तरफ से एयरपोर्ट से बाहर निकल रही अदिति बोली, तुम कहाँ हो? मैंने सुना है तुमने शादी की है, पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? पता है मुझे। केविन उसकी बात बीच में काटकर, रिलैक्स स्वीटहार्ट, वो बस एक फॉर्मेलिटी थी जो घर वालों के कहने पर की है। मुझे ना उस शादी में इंटरेस्ट है ना उस कैरेक्टरलेस लड़की में। वही साइड में बैठी मिष्टी की आंखों से तेजी से आंसू निकलने लगे। वो बस एक फॉर्मेलिटी थी और कैरेक्टरलेस भी, पर उसने ऐसा क्या किया है कि ये शख्स उसे देखे बगैर ही कैरेक्टरलेस बोल रहा है। जिंदगी में पहली बार उसने किसी के मुंह से खुद के लिए ये वर्ड सुने थे। बाकी तो ताने मामी जी से बहुत सुने थे, पर उसके पति कहने वाले शख्स ने उसे तो आज एक कैरेक्टरलेस लड़की साबित किया था। वो भी नादी के पहले दिन, वो भी उसे देखे बगैर। मिष्टी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इधर केविन, तुम कहाँ हो? अदिति खुश होकर एयरपोर्ट से वही आ रही थी शादी रोकने के लिए। केविन, जरूरत नहीं है, जिसकी मेरी नजरों में कोई अहमियत नहीं, उसे रोककर क्या करोगी? फिर अपनी बात जारी रखते हुए बोला, तुम फ्लैट पर जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ आधे घंटे बाद। उधर से अदिति ने लव यू कहा तो केविन ने भी आज पहली बार उसकी बात का जवाब दिया था। मिष्टी के कानों में जैसे गर्म लावा निकल रहा था। उसकी किस्मत यहाँ बुरी निकलेगी उसे नहीं पता था। ऐसा था तो उस शख्स ने उससे शादी क्यों की है? मिष्टी को लग रहा था जीते जी उसके शरीर से आत्मा निकल गई हो। उसने आज तक कभी सोचा नहीं था उसके साथ ये भी कभी होगा। उसने क्या पाप किए थे? वो चीख चीख कर रोना चाहती थी, पर उसके नसीब में वो भी नहीं था। केविन ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। उसके बाद वो लोग मेंशन आ गए थे, पर मिष्टी का दिल तो पहले ही कड़वाहट से भर गया था, जिसके बाद उसे ये सब कुछ फीका लगने लगा था। क्या होगा मिष्टी का फैसला? क्या हुआ होगा 2 साल पहले? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5। फ्लैशबैक। अब आगे। सारा परिवार बहुत खुश था। दुल्हन का गृह प्रवेश किया गया था।
बाकी सब नॉर्मल ही था, जब तक उसका चेहरा नहीं देखा गया था। बाकी की सारी रस्में उसे अकेली करनी पड़ी थी, क्योंकि उसका दूल्हा तो अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया था। जो बात उसने कार में ही सुनी थी। उसके बाद रात को 11 बजे हुआ वो तमाशा कम नहीं था। तब वो शख्स आया था। मिष्टी की तो सांसें अटक गई थी। जैसे जैसे समय हो रहा था उसके घूंघट उठाने का, उसे डर लग रहा था। पता नहीं अब और क्या होगा। जब उसका चेहरा उस बर्तन में देखा जाएगा, तब सबके होश उड़ गए थे। पर सबसे शांत था केविन। पहले जितना गुस्सा उसके फेस पर नहीं था। मीनाक्षी जी, ये कौन है? और वो लड़की कहाँ गई है? सरस्वती जी तो बस मिष्टी को निहार रही थी। पहले तो सबने उसे ब्लेम किया था, कहीं उसने उनकी बहू के साथ कुछ किया तो नहीं है। वही भरत जी को फोन किया गया तो वो भी भागे भागे वहां आ गए थे। और अपनी बेटी की जगह मिष्टी को देखकर उनके भी होश उड़ गए। उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। मिष्टी कैसी है वो भी जानते थे। उसे इमोशनल करके अपना काम करवाना तो दोनों माँ बेटी की बातें हाथ का खेल था। पर पैसे तो पहले ही मिल गए हैं, तो ये शादी करने की कोई फायदा नहीं। उसके पास शादी के लिए आए 2 ब्लैक चेक में से एक चेक था, जिसमें वो मनचाही अमाउंट भरकर इस्तेमाल कर सकती है। यही सोचकर ऋतुजा ने इसमें मिष्टी को फंसाकर खुद उसके बॉयफ्रेंड के साथ भागने का प्लान बनाया, वो भी बस इन 5 मिनट में। पता नहीं वो लोग इसकी क्या हालत करेंगे। वैसे भी ऋतुजा को उस केविन सिंघानिया से बदला लेना था। उसने उसे धमकी दी थी। अब उससे बदला लेने का इसे अच्छा मौका थोड़ी ना होगा। जो भी गलत होगा उसके सामने खड़ी लड़की के साथ होगा। ये सोचकर ऋतुजा के चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल आ गई थी। ऋतुजा मिष्टी के हाथों को पकड़कर, क्या तुम मेरी जगह दुल्हन बनोगी? ये सबसे अच्छा तरीका होगा। मैं भी खुश और पापा की इंसल्ट भी नहीं होगी। अगर ये शादी नहीं होती तो उसके पापा की क्या हालत होगी? और यही सबसे वीक पॉइंट था मिष्टी का। मामाजी कौमा उसने बगैर कुछ कहे बस सर हिलाया और अंदर चली गई। ये सब ऋतुजा ने बड़े ही इमोशनल होकर मिष्टी को बताया और मिष्टी शादी के लिए रेडी हो गई। मिष्टी ने दोनों बहनों में उस रूम में जो भी हुआ वो सारी बातें सब कुछ सबके सामने अपने मामाजी को बता दी थी। बस वो बच्चे वाली और उस लड़के का वहां होना वो छोड़कर उसने बता दिया था। सिंघानिया मेंशन के लोग भी शॉक थे। सच्चाई सुनने के बाद पूरी फैमिली और वो शख्स और भी बौखला गया था। पहले तो वो शांत था, पर ये सब सुनने के बाद केविन की हाथों की मुट्ठी भींच गई थी। ऋतुजा उसके सामने होती तो वो शायद उसकी जान लेता। पर केविन सिंघानिया कभी भी निर्दोष को अपना निशाना नहीं बनाता था। केविन सोचने लगा उसने उस लड़की को क्या कहा था, और वो लड़की उसको ही बेवकूफ बनाकर चली गई थी। उसकी जगह और किसी को बिठाकर उसने उसके अंदर के जल्लाद को जगा दिया था। सारे सिंघानिया मेंशन के टेरेस पर सन्नाटा फैला हुआ था। भरत जी ने मिष्टी के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया था। अब वो उस माहौल में कुछ ज्यादा नहीं ही कह सकते थे, लेकिन उनके आंखों में खुद के लिए इतना प्यार देखकर मिष्टी भी बहुत इमोशनल हो गई थी। भरत जी की बातों को सुनकर, उन्होंने बचपन से लेकर आज तक क्या क्या नहीं किया हुआ था, उसके लिए तो क्या हुआ, उसने एक कुर्बानी दे दी तो एक बेटी ने उनकी इज्जत उछाल दी थी, तो दूसरी ने संभाल ली। मिष्टी ने सरनामे हिलाया और उनके गले से लग गई थी। वही मामा भांजी दोनों का प्यार देखकर सबके आंखों में आंसू आ गए थे। थोड़ी देर बाद भरत जी ने मानिक सिंघानिया के सामने हाथ जोड़ लिए थे, ये कहकर वो मिष्टी को ले जाए क्या। पर सरस्वती जी ने मना किया था, और भरत जी को जाना पड़ा। जाते हुए भी उनके आंखों में आंसू भर आए थे। कोई और कुछ कहता तभी केविन ने सारे लोगों के सामने वो उसे वहां से अपने साथ ले गया था। मिष्टी की हालत तो बद से भी बदतर हो गई थी। उसे डर लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। थोड़ी देर मिष्टी सदमे में थी। आधा सच तो उसे पहले ही पता था। वो शादी क्यों नहीं करना चाहता था, वही मिष्टी को धक्का लगा था। ये सब सुनकर वो खुद शॉक एस्टोनिश्ड फेस में थी। जब उसने केविन के मुंह से सच सुना तो उसे पता चला था उसने उसे धमकी दी थी। पर सच भी तो था, उसने पहले ही अपनी ओर से कोशिश की थी, पर उसे तो असली बात बताई नहीं और जानबूझकर अंधेरे में रखा। ऋतुजा ने अपने मगरमच्छ वाले झूठे आंसू बहाकर उसने अपने बातों में फंसाया। केविन ने मिष्टी को यहां से जाने के लिए कहा था, पर खुद मिष्टी ने उसे बताया वो चाहे या ना चाहे वो ये रिश्ता हर हाल में निभाकर रहेगी। केविन को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में मिष्टी के बालों को पकड़कर खींचते हुए कहा, एक दिन ऐसा ना हो तुम पछतावा हो। पर वो अपने डिसीजन पर सर नीचे कर खड़ी थी, जिसका मतलब था वो ये घर छोड़कर नहीं जाएंगी। केविन ने गुस्से में वहां जाते हुए मिष्टी के एक बार देखा और अपने दांतों को पीसते हुए वहां से चली गया। उसके बाद वो 4 महीने आया ही नहीं था। केविन के मास्टर बेडरूम में भी उसे जगह नहीं मिली थी। उसे तो एक गेस्ट रूम दिया गया था, जहां वो अकेली रहती थी। बाकी घर के मेंबर से उसे बहुत प्यार मिला था। फिर एक दिन वो मनहूस दिन आया। रात के करीब 10 बजे वो केविन मेंशन वापस आया था। पता नहीं क्यों, पर आते ही उसने अपनी मम्मी को मिष्टी के बारे में पूछा था, और उनको कुछ भी गलत नहीं लगा, इसलिए उन्होंने स्माइल करते हुए मिष्टी का रूम उसे बता दिया था। क्योंकि केविन के एक्सप्रेशन नॉर्मल ही थे, पर रूम के अंदर आते ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। बेड पर सुकून से सोई लड़की को देखकर उसने अपने कदम उसकी ओर बढ़ाए।
मिष्टी की आंखें तब खुली जब उसे अपने बॉडी पर किसी के हाथ चलते हुए महसूस हुए और एकदम से मिष्टी की चीख निकल गई। वो डरी सहमी आंखों से सामने देखने लगी। उसके सामने खड़ा शख्स उसका पति ही था, पर उसकी आंखों में एक अलग नशा था। मिष्टी डर से पीछे पीछे हटने लगी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। केविन ने उसे धर दबोच लिया था। वो चीखती रही पर वो सारे रूम साउंड प्रूफ थे, इसलिए उसकी आवाज किसी को भी नहीं सुनाई दी। उसके बाद उसे नहीं पता था उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि जब उसकी आंखें खुली वो यहाँ लंदन में थी। उसे यहाँ छोड़कर चले जाने के बाद फिर वो 6 महीने उसके पास नहीं आया था। पर मिष्टी को जो भी दिल्ली के लिए नीड थी वो सब सुबह उसके गेट पर रखा मिलता था। मिष्टी ने भागने कितनी बार कोशिश की थी पर वो भाग नहीं पाई, क्योंकि उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई रहता ही था। उसे मिष्टी ने कभी नहीं देखा था। उसके बाद मिष्टी ने कोशिश नहीं की और जो जिंदगी थी उसे अपनाया। बाकी चीजों के लिए उसे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं थी। पर उसे ये भी नहीं पता था वो सब रखकर कौन जाता है। उसके बाद वो फिर आया, उसके बाद उसका आना उसके पास इसी तरह एक रात के लिए, वो भी महीने में एक बार होता था। 1 साल पहले बड़ी हिम्मत करके मिष्टी ने उसे पूछकर अपने डॉक्टर की जॉब के लिए पूछा। उसे नहीं लगा वो हाँ भी कहेगा। जाते हुए उसने कुछ नहीं कहा था, पर उसी शाम में उसके दरवाजे पर इकोनॉमी हॉस्पिटल का लेटर उसे पड़ा मिला था। पहली बार वो केविन से खुश थी। उसके बाद वो वहां जॉब करने लगी। उसके बाद फिर 1 महीने बाद आने वाला उसका मिस्टीरियस पति 15 दिन में आने लगा। जब भी वो आता डर से मिष्टी जान जाने को होती कोमा। भले ही उसे आजादी नहीं थी, पर उसे उसका सपना पूरा करने दिया, यही मिष्टी के लिए बहुत था। और उसने उसकी कैद भी मंजूर कर ली। अब तो इस पूरे महीने में वो 3 बार आया था। उसमें से आज का दिन दोनों में बात नहीं होती थी। रात के लव मेकिंग के सिवाय ना ही वो उसके पास रहता। उसका काम होने के बाद वो वहां से चला जाता था। दोनों का बड़ा ही अजीब सा रिश्ता था। प्रेजेंट टाइम। इतने में डोर खुला और केविन वॉशरूम से बाहर निकल आया। आज भी उस मंजर को याद कर मिष्टी सिसक सिसक कर रोती थी। केविन ने गहरी नजरों से बेड पर लेटी लड़की को देखा, जो शायद सपने में रो रही थी, पर उसके अंदर तो जैसे जज्बात ही नहीं थे, या फिर होकर भी वो अनदेखा कर रहा था। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वो अतीत में इतनी खो गई थी, उसे पता नहीं चला था। अभी तक केविन वहीं पर मौजूद है। उसे होश तब जब उसने डोर की जोर से पटकने की आवाज सुनी। एकदम से मिष्टी की आंखें खुली। उसने खुद की बॉडी में जान नहीं होते हुए भी हिम्मत कर अपने बेड से उठ गई। वो सुबह से भूखी थी, इसलिए उसे कुछ खाना था। मिष्टी ने जैसे तैसे करके वॉशरूम तक जा पहुंची। उसने खुद को मिरर में देखा। इतनी बैठी भरी हुई थी उसकी, हर जगह निशान थे। उसे ये समझ नहीं आया 2 सालों में वो उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़कर उसके पास क्यों आता है। पर उसने वो ख्याल वही छोड़ दिए। उसकी बॉडी दर्द कर रही थी और उसने शावर ऑन करके उसके गर्म पानी के नीचे खड़ी हो गई। अपने आप उसकी आंखें बंद हो गई थी, पर उस पानी के साथ उसके आंखों से आंसू भी लगातार बह रहे थे। चाह कर भी वो अपना दर्द नहीं बांट सकती थी। गलती उसकी थी, उसने कहा था चली जाओ, पर उसने उसकी बात नहीं सुनी। मोहब्बत में तो लाखों जख्म खाए हमने, अफसोस उन्हें, फिर भी हम पर एतबार नहीं। मत पूछो क्या गुजरती है अब मेरे दिल पर, जब वो कहते हैं हमें तुमसे प्यार नहीं है। क्या लगता है आपको, क्या होगा कभी केविन और मिष्टी के बीच प्यार? क्यों कर रहा होगा केविन मिष्टी के साथ ये सब? क्यों लेकर आया है वो मिष्टी को यहाँ? क्या वजह होगी उसकी? जान पाएगी कभी मिष्टी। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6। जख्म। लंदन। करीब आधे घंटे बाद मिष्टी शावर लेकर नीचे आ चुकी थी। बॉडी पर नाइट सूट डाल लिया था उसने, बेजान सा चेहरा, लड़खड़ाते हुए कदम जो उसकी हालत बयां कर रहे थे। उसे कोई चाहिए था अपना जिसके सीने से लगकर वो रो दे। पर भगवान को शायद उसका अकेला रहना ही मंजूर था, इसलिए तो बचपन से उसके पास से सब कुछ जानते तो आया था, और आज भी छीनकर ले रहा था। उसका वो फेस पूरी तरह से लाल पड़ा हुआ था। ना उसकी आंखों में चमक थी, ना जीने की चाहत, ना किसी और से कुछ पाने की आशा। सब कुछ तो उसके पास होकर भी उसका नहीं था। सोचते हुए भारी कदमों से उसने अपने कदम लिविंग रूम के सोफे के तरफ बढ़ाए थे। आते हुए उसने लाइट्स भी ऑन कर दी थी। दोनों के आधे कपड़े तो यहाँ पड़े थे, जो उसने उठा लिए और उनको देखकर खुद पर ही हंसने लगी। उसकी वो हंसी पूरे लिविंग रूम में गूंज उठी। उसके अगले ही पल वो हंसी आंसुओं में बदल गई थी। अब वहां मिष्टी की कर्कश आवाज गूंज रही थी। उसकी आवाज में उसका दर्द साफ नजर आ रहा था। उसकी वो दिल दहला देने वाली चीखें उस सन्नाटे में उसी लिविंग रूम के अंदर जब जाती थी। हमेशा की तरह फिर से, और एक काली गहरी रात के सन्नाटे में वो अकेली थी। पता नहीं उसने क्या बिगाड़ा था किसी का, जो भगवान उसकी इतनी परीक्षा ले रहे थे। जैसे वो खुद को अगले दिन के लिए तैयार करती, वैसे ही आगे और नई चुनौती उसकी राह देखती। कब खत्म होने वाला था ये सिलसिला? देखते हैं आगे, शायद इसके आगे उसकी जिंदगी इससे भी खूबसूरत होगी। वो सारे कपड़े समेट लिए और सारा लिविंग रूम साफ किया। बियर के बोतल के टुकड़े पड़े थे वहां पर, स्मेल बिल्कुल भी नहीं थी। मिष्टी हमेशा से सोचती थी, उसका पति उसके करीब आता है तब उसकी आंखों के देखकर लगता है उसने नशा किया है, पर उसके मुंह से उसे कभी शराब की स्मेल ही आई थी, सिवाय सिगरेट के।
उसने सोचते हुए ही सब कुछ साफ किया और मिष्टी ने बैग लिया जो अब भी लिविंग रूम के सोफे पर पड़ा हुआ था। अपना बैग उठाकर किचन के अंदर चली गई। उसने अपना सुबह का उसका जो टिफिन था वही गर्म किया और लिविंग रूम के सोफे पर बैठकर खाने लगे। वो रात को कम ही खाती थी क्योंकि उसे वो सन्नाटा अकेलापन बिल्कुल किसी शमशान घाट की तरह लगता। इसलिए वो हॉस्पिटल में जाकर सबके साथ खाना खाती थी। वहां पर साथ बहुत सारे लोग होते थे, पर इन कई दिनों से डॉक्टर वसीम के आने से उसके पास से वो मौका भी चला गया था। एक जो कम था उसके पीछे और एक पड़ गया था। बताती भी तो किसे, अगर उनको बता देती तो शायद वो उसकी जॉब ही छुड़वा देता। इसी डर से मिष्टी चुप थी। वो बेडरूम में भी कभी कभार ही सोती थी, नहीं तो उसकी जगह हमेशा से यही लिविंग रूम होता था। और उसका अकेलापन, कभी कभी रात रात भर बैठकर वो रोती रहती थी, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। उसकी जिंदगी के बस वो 4 महीने बहुत खूबसूरत यादों में से एक थे, जब वो सिंघानिया फैमिली के साथ थी। सब लोगों के साथ मिलकर खाना खाना, रहना, दादी से बातें करना, सब कुछ अच्छा था। बस उसे कमी लगती अपने सपने और पति की। औरतों के सपनों के लिए सिंघानिया फैमिली में कोई जगह नहीं थी। वहां बस औरतें घर संभालने का काम ही अच्छे से कर सकती है, यही सबका कहना था। फिर एक बार उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, पर अब वो उम्मीद पूरी हो गई थी तो फिर वो अकेली हो गई थी। सच में उसे हर जगह कुर्बानी क्यों देनी पड़ती थी। अपना खाना गर्म करके उसने लिविंग रूम में लाया और वहां सोफे पर बैठकर खाने लगी। उसका एक ही तो साथी था। टीवी उसने वो ऑन किया तो अगले ही पल उसके हाथ रुक गए और उसे लगने लगा उसकी हालत भी इस सोनक की तरह ही हो गई है। क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सूना सूना लागे, जग सूना सूना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सूना सूना लागे, जग सूना सूना है। तो ये क्यों होता है जब ये दिल रोता है। रोए सिस्क सिस्क के हवाएं। खाने के एक एक निवाले के साथ उसकी सिसकियां निकलने लगी थी, फिर भी वो सामने देखते हुए खाए जा रही थी। सुबह से भूखी थी। जग सूना लागे, क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सूना सूना लागे, जग सूना सूना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सूना सूना लागे, जग सूना सूना लागे रे, सूना लागे रे। रूठी रूठी सारी रातें, फीके फीके सारे दिन, वीरानी सी वीरानी है, तन्हाई सी तन्हाई है। मिष्टी ने वो खाना भी आधा वैसे ही छोड़ दिया और गौर से सामने टीवी को घूरने लगी। दोनों आंखों से आंसू किसी बारिश की तरह बरस रहे थे। उसके जिंदगी का भी तो यही हाल था। दिल भी रो रहा था और उसकी आत्मा भी। जज्बातों का गला तो वो घोट चुकी थी। और एक हम है प्यार के बिन हर पल छिन, क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सूना सूना लागे, जग सूना सूना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सूना सूना लागे, जग सूना सूना लागे रे। पत्थरों की इस नगरी में, पत्थर चेहरे, पत्थर दिल। बचपन से सब लोग उसे कठोर ही तय मिले थे। बस गिने चुने लोगों को छोड़कर रोते हुए ही मिष्टी ने सर अपने घुटनों में लिया और खुद को गले लगाकर सिकुड़कर बैठ गई। फिरता है मारा मारा, क्यों राहों में तू आवारा, यहां ना होगा कुछ हासिल मेरे दिल। आज उसके दिल में सच आया। पति तो था बस बिस्तर पर, बाकी जगह तो वो बस अकेली थी। ना उसका नाम था ना वो खुद। उस लम्हे के बाद उसका नामोनिशान नहीं रहता था। आता फिर जब उसे जरूरत लगती, पर अब वो थोड़ी शांत हो गई थी। चलो अगले कुछ दिन तो वो नहीं आएंगे। एक पल उसे लगता था ऐसी जिंदगी से भली मौत थी, पर उसके पति ने उसके लिए वो भी ऑप्शन नहीं छोड़ा था। यहां वो खुद को कुछ करती तो वहां उसके मामाजी के साथ क्या होता, यही सोचकर वो मजबूर थी। ना जी सकती थी, ना मर सकती, सब कुछ उस इंसान के हाथों में था। उसकी हर एक सांस भी उसमें से एक थी। कब मिष्टी की आंख लग गई उसे पता नहीं चला। दूसरी तरफ हॉस्पिटल इकोनॉमी के सामने 2 कार रुकी। ड्राइवर सीट से उतरे ड्राइवर ने बैंक डोर खोला और उसमें से लेदर के जूतों वाला पैर बाहर निकल आया। बेबी तुम इतनी देर से कहाँ थे? हॉस्पिटल बेड पर लेटी लड़की ने केविन के चेहरे को देखकर पूछा, जो एक्सप्रेशन लेस था। केविन ने पलटकर देखा और स्माइल कर बोला, कुछ नहीं, जरूरी मीटिंग थी, उसे पूरी कर आया हूं। ओह क्या डाल फाइनल हो गई। केविन ने उसकी बात पर उसे एक एम्ब्रोस रेस कर पूछा, तुम्हें क्यों इतना जानना है? क्योंकि केविन के बिल्कुल भी नहीं पसंद था कोई उसके काम के बारे में सवाल करे। अदिति ने जल्दी से एक्सप्लेन किया, नहीं वो, तुम काफी फ्रेश लग रहे हो, तुम्हारा चेहरा देखो कितना ग्लो कर रहा है, इसलिए पूछा। फिर उसके मूड को ठीक करने के लिए अदिति ने बड़े ही सेडेक्टिव अंदाज में अपने पैरों से वो हॉस्पिटल का गाउन पैरों से हटाकर बोली, देखो ना कितनी लगी है मुझे। पर केविन तो अपने भी ख्यालों में था। आंखें बंद होते ही उसके सामने वही चेहरा आता, पर क्यों? क्या होगा इस क्यों का जवाब? कहीं ये प्यार तो नहीं? दूसरी तरफ दूसरी सुबह उसकी नींद खुली। लिविंग रूम में लगे बड़े से अलार्म से उसने आंखें खोली तो सामने टीवी अब शुरू था। मिष्टी ने आंखें मिली पर वो भूल गई थी। उसके हाथों पर लगा खाना उसकी वजह से उसकी आंखों में मिर्च चली गई और झट से मिष्टी ने आंखें बंद करके किचन की ओर भाग गई थी। क्या होगा आगे, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7। अंदर की बात हमें पता है। दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन, आप उसे बात कर लीजिए और बताओ उसे यहाँ बहुत को शादी के लिए लेकर आए।
साइड में बैठा आदित्य स्माइल कर, हाँ मैं भी तो देखूंगा भाभी को, पिछली बार उनको देख नहीं पाया। सब लोग आदित्य को देखने लगे। आदित्य ने नजरें सब पर डाली और कहा, आप क्यों मुझे उस जल्लाद के आगे चारा बनाकर डालना चाहते हो? तभी सरस्वती जी आदित्य को देखकर बोली, तुम उसे अच्छे से जानते हो, अब क्यों ना तुम बात करो उसे। आदित्य एकदम से चेयर से उठकर पीछे जाते हुए बोला, दादी आप यहाँ मुझे इसी उम्र में मारना चाहती हो? आपको पता है ना भाई कैसे हैं, फिर भी आप मुझे कह रही हो ये काम करो। अरे आप लोग तो बोलो, वह आप लोगों की थोड़ी सी इज्जत भी तो करता है। तभी दादी ने अपनी आंखें छोटी कर करके आदित्य को देखते हुए कहा, क्यों उसे पॉकेट मनी कैसे लेते हो? अब आदित्य सकपका गया था। एकदम से उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। वो अपनी दादी को देखने लगा, क्योंकि ये बातें तो दोनों के बीच की ही थी। किसी को नहीं पता थी तो फिर क्या सच में उसके भाई ने कभी ये बात दोनों के बीच नहीं रही? सच में उसका भाई धोखेबाज निकला। उसे क्या जरूरत थी सबको बताने की मैं उनसे पॉकेट मनी लेता हूं? दादी स्माइल करते हुए आदित्य को देखकर बोली, अंदर की बात पता है हमें। अब सोचना हो गया होगा तो फोन लगाओ उसे और कहो कि उसे आने वाले 4 दिन में बहू को लेकर यहां आना होगा। आदित्य थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुंह बनाकर बोला, सब लोग मुझे ही क्यों आगे करके मेरे कंधों पर बंदूक रखकर गोली मारते हैं? ऐसा क्यों होता है? छोटा हूं इसलिए। तभी मिनिस्टर मानिक सिंघानिया बोले, किसने कहा आप छोटे हो? अगर अगले साल आपकी शादी होती है ना तो उसके अगले साल आपको एक बच्चा होगा और फिर भी आप कह रहे हो आप छोटे हो। किसने कहा आप छोटे हो? छोटा किसे कहते हैं पता भी है? आदित्य को तो बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि उसे बात मनवाने के लिए सारे लोग एक तरफ थे और वह अकेला एक तरफ। आदित्य मुंह लटका कर हार मानते हुए बोला, बोलिए क्या कहना है भाई से अभी बोलता हूं। सरस्वती जी आदित्य के चेहरे को देखकर उसे कहो कि वह बहू को लेकर यहां आ जाए। पूरा 1.5 साल हो गया है वह बहू को लेकर गया है, लेकिन अभी तक नहीं आया और खुद भी आता है तो यहाँ मेंशन में नहीं आता। पता नहीं इसका क्या चलता है और उसे बच्ची को कहाँ रखा है, बड़ी ही प्यारी लड़की है, बिल्कुल शांत सी। तभी साइड से मीनाक्षी जी बोली, मुझे भी पहले कुछ खास पसंद नहीं थी लेकिन उसकी बहुत ही प्यारी है, उसकी वो हरी आंखें सबका दिल जीत लिया था। 4 महीने में बातें ऐसी करती है कि इंसान के दिल को छू लेती थी। वही आदित्य बड़े गौर से सबकी बातें सुन रहा था। तभी उसके दिल में भी उसे ग्रीन आंख वाली लड़की का ख्याल आया जो उसे एयरपोर्ट पर मिली थी। उसने उसे कितना ढूंढने की कोशिश की लेकिन वह उसे मिली ही नहीं। पता नहीं कहाँ चली गई, उसका नाम भी तो नहीं पता था, आंखों देखी थी। वह पूरी तरह से कैसी दिखती होगी यही सोचकर आदित्य स्माइल करने लगा, क्योंकि पहली बार कोई उसके साथ बैठने के लिए जगह के लिए झगड़ा था। बात करते हुए भी उसकी बातों में रिस्पेक्ट की साफ झलकती थी। दूसरी तरफ अगला दिन सुबह का समय, इकोनॉमी हॉस्पिटल। केविन अंदर सोया नहीं था, वो यहीं बैठकर अपना ऑफिस का काम कर रहा था। उसे बहुत ही इमरजेंसी आना पड़ा था, क्योंकि अदिति ने उसे फोन किया था, उसका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया था। यहीं पर उसे शूटिंग करते हुए चोट लगी थी। केविन आना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसकी यहां आने की दूसरी वजह वो भी थी। केविन ने बज रहे फोन को देखा, वो कल रात से यही था, इसी वीआईपी वार्ड में। कॉल करते हुए आदित्य ने फोन कान पर लगा दिया था। थोड़ी देर में कॉल उठाते ही आदित्य बोला, भाई कहाँ हो आप? केविन रुड आवाज में, क्यों याद आ रही है? आदित्य डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, सब लोगों को देखकर बोला, याद आई है पर मुझे नहीं, बाकी सब लोगों को उनकी बहू की याद आ रही है, इसलिए फोन किया है। वही सरस्वती जी के साथ साथ सुहानी जी और मीनाक्षी जी ने भी सर पर हाथ मार लिया, क्योंकि वह लोग तो अपना नाम नहीं लेना चाहते थे। वह तो आदित्य की तरफ से ही ये सब काम करना चाहते थे, लेकिन यह बेवकूफ लड़का कभी नहीं सुधरेगा। पता नहीं इसके अंदर का ये सच्चाई का कीड़ा कब जाएगा। ये सिर्फ सोचते हुए तीनों भी गुस्से से आदित्य को घूरने लगी। वही आदित्य उनको इग्नोर करते हुए आगे बोला, भाई आप भाभी को एक बार घर लेकर आओ ना, हम उन्हें देखना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ से गुस्से से सामने देखते हुए बोला, क्यों तुम लोगों को दूसरा कोई काम नहीं है क्या? तभी एकदम से मानिक सिंघानिया में आदित्य के हाथ से फोन लिया और जोर से चिल्लाते हुए बोले, हमेशा से तुम्हारी नहीं चलेगी, वह हमारे घर की बहू है और शादी फंक्शन में उनका आना ये तो नॉर्मल है। पिछले 1.5 साल से तुम उसे लेकर चले गए हो, कहाँ है कहाँ नहीं, तुम तो यह इंडिया में रहते हो, फिर वह लड़की कहाँ है? उधर से केविन स्माइल करते हुए बोला, क्यों अब तक आपको उसका पता नहीं लगा? आप तो उसे ढूंढ रहे थे ना? मानिक ने अपनी हाथों के डॉक्यूमेंट सब कुछ एक जगह पर रखे और अपने असिस्टेंट को इशारा कर वह उठाने के लिए कहीं और वहां से उसे रूम से बाहर निकलने लगा। वही कब से आंखें बंद कर लेटी लड़की ने भी आंखें खोल दी थी। दूसरी तरफ अब मानिक सिंघानिया एकदम से चुप हो गए थे। बात तो सही थी, 1.5 साल से वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जहां जहां उन्हें लगा था केविन वहां जा सकता है, वो हर जगह उन्होंने जाकर देखा, लेकिन उन्हें मिष्टी कहीं भी नहीं मिली। मिलती तो वो लोग खुद उसे यहां लेकर आते। मानिक सिंघानिया खुद को नॉर्मल करते हुए गुस्से में बोले, अंडरस्को, हमने तुम्हारी बकवास सुनने के लिए फोन नहीं किया है, हमने बस ये कहने के लिए फोन किया है, रिया की शादी है इसलिए तुम्हें बहू को ये लेकर आना होगा, ज्यादा दिन नहीं, बस शादी तक रहने दो, उसके बाद लेकर चले जाओ, हम कुछ नहीं कहने वाले। अभी हॉस्पिटल के वीआईपी रूम से बाहर निकल आया था, जहां पर अदिति बेड पर लेटी उसे ही आंखें खोलकर देख रही थी।
बात करते करते हुए केविन बाहर आ गया, लेकिन उसने सामने नहीं देखा था। सामने से आ रही मिष्टी ने उसे देख लिया और एकदम से पास के वार्ड में घुस गई। एकदम से सामने उस शख्स को देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। मिष्टी अपने आप से कहा, ये यहाँ कैसे? उसने उसे रूम से बाहर निकलते देखा। केविन जाने तक वो वही रही। उसे नहीं पता था यहाँ पर कौन वीआईपी पेशेंट है। उसे भी देखना था, वो कौन है जिसे मिलने उसका पति यहाँ आया है। तभी मिष्टी की कलिक मोना उसे देखकर बोली, क्या हुआ, तुम ये क्या कर रही? तुम्हारे पेनशिट तो। मिष्टी ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस चेक कर रही थी किसी को कुछ चाहिए कि नहीं। डॉक्टर मोना ने मिष्टी को देखा और सर हिलाकर निकल गई और मिष्टी ने चैन की सांस ली। पर मिष्टी के दिमाग में एक ही बात थी, वहां कौन होगा? मिष्टी उसके टीम को भेज देती है, ये कहकर उसे वॉशरूम जाना है, और सब लोगों के जाने के बाद वो उस वीआईपी रूम जाती है। उसकी नजरें बेड पर लेटी खूबसूरत लड़की पर जाती है। ये एक जाना पहचाना नाम था। मिष्टी को अंदाजा तो लगा गया था, उसके दिल में दर्द सा उठा था। फिर भी वो आगे जाकर उस टेबल के पास जाकर सब कुछ चेक करती है। अदिति और उसका असिस्टेंट दोनों भी बस उसे देखते हैं। अदिति मिष्टी को देखकर बड़ी कड़वाहट से कहती है, डॉक्टर भी इतने खूबसूरत होते हैं? क्योंकि मिष्टी की आंखें बड़ी ही खूबसूरत थी। उसके मुंह पर भले ही मास्क पहना होता है, पर फिर भी उसकी खूबसूरती छिपती नहीं थी। उसको देखकर ही आधे पेशेंट ठीक हो जाते थे, ऐसे सबका कहना था। मिष्टी ने कुछ नहीं कहा। उसने तो कितनी बार केविन के फोन पर इस नाम के नोटिफिकेशन देखे थे। उसके पैर भी थरथराहट से कांप उठे थे। मतलब ये है वो लड़की, उसका पति यहाँ उसके लिए आया था। अगर ये सही होती तो रात के भी उसके पास नहीं आता। मिष्टी ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रैंक लिए थे और वहां से बाहर निकल गई। अंदर अदिति अपने असिस्टेंट को देखकर, मुझे ये समझ नहीं आता, ये मिस्टर सिंघानिया मेरे लिए यहाँ तक तो आया, पर आज तक कभी मेरे करीब क्यों नहीं आता है? क्या चलेगा सच का पता अदिति को? क्या होगा आगे? संभाल पाएगी मिष्टी खुद को? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8। मुलाकात, आमना सामना। लंदन इकोनॉमी हॉस्पिटल। मिष्टी ने अदिति के बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो तो बस उसे देखने आई थी। वो कौन है जिसके लिए उसका पति यहाँ आया है? उसका दिल जल रहा था। बचपन से उसने सब कुछ सहा था, आज ये भी सही। यहाँ उसके लिए आया, पर वो तो बेड पर है, इसलिए रात में उसके पास चला आया होगा। ये ठीक होती तो शायद आता भी नहीं। कड़वाहट भरी स्माइल मिष्टी के चेहरे पर आ गई। दूसरों के तानों से ज्यादा तो उसका अपना दर्द था। सोचते हुए मिष्टी खुद पर ही हंस रही। बचपन से उसे इतना कभी बुरा नहीं लगा, पर उसने वो हंसते हंसते सह लिया, पर आज बहुत लग रहा था। वो अपने मामाजी को दिए वचन में बंधी नहीं होती तो शायद तभी यहाँ से उसकी जिंदगी से जा चुकी होती। कितनी खराब किस्मत है उसकी, उसका कोई नहीं है अपना कहने के लिए। वो बस उस रूम से बाहर निकल आई थी कि इतने में उसने देखा थोड़ी देर पहले चले गए लोग फिर वापस आ गए। ये देखकर मिष्टी हड़बड़ी में जल्दी से बड़ी सी विंडो के पीछे छिप गई थी। वहां पर बड़ा सा डस्टबिन भी था जो बिल्कुल मिष्टी के साइज की तरह ही था, इसलिए उसे छिपने के लिए आसानी हुई। केविन रूम के अंदर आया। उसे देखकर अदिति खुश होकर, तुम वापस आ गए, मुझे लगा तुम मुझे मिले बगैर ही चले गए हो, शायद ज्यादा काम की वजह से। केविन जो सोफे की तरफ चला गया था अपने फोन को लेने, वो फोन उठाकर पलट गया था। केविन ने उसका उतरा हुआ फेस देखा और उसे बुरा लगा। उसने सोफे की तरफ से अपने कदम बेड की तरफ उठाए। वहां रूम में बस दोनों ही बचे। केविन ने अदिति के हाथों को पकड़कर कहा, मैं आज इंडिया वापस लौट रहा हूं, कुछ दिनों बाद फिर आऊंगा तुमसे मिलने, बस अपना ख्याल रखना। अदिति का चेहरा लटक गया था। केविन की बात सुनकर उसने जल्दी से आंखों में आंसू लिए और उसे देखकर भरे गले से बोली, यार तुम जा रहे हो, एक टाइट हग तो करके जाओ, मैं उसके सहारे रह लूंगी कुछ और दिन। विंडो के पास खड़ी मिष्टी ने ये सुना तो वो हक्की बक्की रह गई। उसके दिल में उसे तेज चुभन महसूस हुई थी। उसके अंदर छुपा दर्द तूफान बनकर बाहर आना चाहता था आंसुओं के जरिए। उसे तो ऐसे ही छोड़कर जाता था ये इन इंसान, पर उसे कभी उसकी फिक्र नहीं सताए। उसे ये तो पता था वो उसके पति का प्यार नहीं है, वो तो कोई और है। पर जब से केविन ने दोनों के बीच पति पत्नी वाले रिश्ते को बढ़ाया था, अब मिष्टी की उम्मीदें भी बढ़ गई थी। शायद आगे चलकर उनका रिश्ता सही होगा, यही आस लेकर वो बैठ गई थी। पर वो एक उम्मीद जो उसने पिछले 1.5 साल से दिल में पाल रखी थी, वो एक झटके में चली गई। आज उसे कोई मतलब ही नहीं लग रहा था उनके रिश्ते का। अगर वो उसकी बीवी थी तो उसे इस लड़की के करीब जाने की क्या जरूरत है? और वो ही चाहिए तो उसके करीब क्यों पड़ती बनकर आता है? वो चाहते क्या है? मिष्टी सामने जाकर पूछना चाहती थी, पर वो केविन के गुस्से से वाकिफ थी। उसके कदम उसी जगह पर जम गए थे, वो हिल भी नहीं पा रही थी। मुंह से आवाज आ निकले ये सोचकर उसने होठों को भींच लिया था। उसके आंखों के सामने उसका पति किसी पराई औरत को बाहों में लेकर खड़ा है। ये देखना बहुत दर्दनाक था, मौत से भी बदतर। आज उसकी आत्मा 100 बार मर गई थी, ऐसा उसे लग रहा था। उसने जो उम्मीद लगाई थी वो तो कहीं भी नहीं थी। उसके करीब आने पर उसने कदम कभी पीछे नहीं लिए थे, पर आज उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। क्यों नहीं उसने खुद के लिए स्टैंड लिया?
2 साल की शादी में टाइट हक दोनों में ये कब हुआ था? उसकी प्यार भरी नजर भी उसे आज तक नहीं मिली थी। वो खुद उसके आंखों में खोकर प्यार करना चाहता थी। हक से वो दिन एक ना एक दिन आएगा, यही उमंग उसके दिल में थी। पर उसकी बाकी बची हिम्मत भी जवाब दे गई थी। वो सबसे दूर भाग जाना चाहती थी, उस शख्स के पकड़ से दूर। वो शख्स बस उसकी बस बुरी चाहता है, वो भी एक प्रोस्टिट्यूट के तौर पर। और क्या पहचान है उसकी? शादी होते हुए भी वो पति का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकती, पर सिवाय उसके साथ सोने के वहां पर तो पूरे हक से उसे अपना हक लेता है। जब भी उसे बुरा लगता, अकेला लगता, वो खुद को खुद में समेटे बैठ जाती थी। उसके पास कोई नहीं था उसे ऐसे अपने बाहों में लेने वाला, और ना ही कभी आएगा। बचपन से वो अकेली थी, अकेली रहेंगी। मिष्टी ने खुद को कब से रोक रखा था। उसकी आंखों बरसने को थी, उसके पैरों में जान भी नहीं बची थी। मिष्टी पलट गई, क्योंकि अंदर का नजारा ऐसा था जैसे दोनों में अभी किस हो जाएंगी। झट से मिष्टी ने कदम पीछे लिए और पलट गई। वो ये सब तो कभी नहीं देख सकती थी। वही अंदर केविन ने अदिति को दूर किया और उसे देखकर कहा, तुम ठीक नहीं हो, चलो मैं चलता हूं, मेरी फ्लाइट है, कहकर केविन बाहर निकल आया था। दूसरी तरफ मिष्टी बिल्कुल किसी बेजान गुड़िया की तरह चल रही थी। बार बार उसके आंखों के सामने वही नजारा आ रहा था जो उसने अंदर देखा था। बचपन से ही वो किसी का प्यार चाहती थी, पर उसे वो कभी मिला ही नहीं। डॉक्टर, कहाँ जा रही है आप? डॉक्टर नयन ने मिष्टी को देखकर पूछा। डॉक्टर नयन अपने आप से, इनका ओपीडी तो सेकंड फ्लोर पर है ना, ये यहाँ क्या कर रही है? मिष्टी ने जवाब नहीं दिया। देती भी कैसी, खुद होश में नहीं थी। उसकी तो साथी उम्मीद, प्यार, सब कुछ एक झटके में चला गया था। आज उसे अपनी दुनिया उजड़ती हुई नजर आ रही थी। उसे अब क्या करना चाहिए? डॉक्टर नयन ने 2 बार आवाज लगाई। डॉक्टर मुखर्जी और मिष्टी के कंधे पर हाथ रखा। तभी वहां के कॉरिडोर से जा रहे लोगों के बीच में चल रहे शख्स के पैर एकदम से रुक गए थे। कौन होगा वो शख्स? क्या करेगी मिष्टी अब? सच में छोड़कर जाएंगी ये सब? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9। 2 फ्रेंड्स का मिलना। मुंबई, सिंघानिया मैंशन। मानिक सिंघानिया बेड पर किसी गहरी सोच में अपने पैर फैलाए बैठे हुए थे। डोर की आवाज से उनकी नजरें उस तरफ चली गई। रूम के अंदर आती अपनी वाइफ को देखकर वो बोले, सच में आपको लगता है वो आएगा? सरस्वती सरस्वती जी कुछ देर कुछ नहीं बोली। उन्होंने हाथों में ली मेडिसिन मानिक जी के सामने पकड़कर कहा, ये लीजिए। मानिक जी समझ गए वो इस बात पर चर्चा नहीं चाहती है, इसलिए उन्होंने भी कुछ ही कहा और उनके हाथों में पकड़ी मेडिसिन लेकर निकल ली। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद सरस्वती जी ने नजरें उठाकर देखा, फिर आगे अपनी बात जारी रखते हुए बोली, जी हाँ, लगता तो यही है। वह आना तो चाहिए अपने छोटे भाई की बात सुनकर, पर अब भी कुछ भी कह नहीं सकते आगे क्या होगा। उसको आज तक किसी भी बात के लिए उसने ना नहीं की है। मानिक सिंघानिया बोले, हाँ पता है, वो कभी ना नहीं करता है, पर अब वो पूरी तरह बदल गया है। जब से हमने उसे वो हेड चेयर और बाकी हक दिए हैं, वो पहले जैसा केविन नहीं रहा। हमें अब सच में डर लग रहा है, ये लड़का आगे क्या करेगा। आप उसका गुस्सा जानती है ना? अपने पति की बात बीच में काटकर सरस्वती जी ने उनके पैरों को दबाते हुए कहा, जाने दीजिए वो सारी बातें। आज तक उसने हमारी कौन सी बात मानी है? नहीं ना, तो हम कितना भी कुछ कह ले बोले दे, पर वो नहीं सुनेगा। जब तक उसे वो बात ठीक नहीं लगती। आप क्यों खुद को परेशान कर रहे हैं उसके लिए? उसे आना होगा तो वो आ जाएगा, हमारे कहना ना कहने से कुछ नहीं होता। हम क्यों पुरानी बातें लेकर बैठ गए? जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, नहीं होगा तो देखा जाएगा। आप अभी सो जाइए, आपको रेस्ट करनी होगी। अब पूरे रूम में शांति फैल गई थी। मानिक सिंघानिया बेड पर लेट गए थे। दूसरी तरफ मिष्टी ने डॉक्टर नयन की तेज आवाज सुनकर उनको हड़बड़ाहट में देखा और बोली, क्या हुआ डॉक्टर, आपने मुझे बुलाया? तब तक वो लोग लिफ्ट के करीब आ गए थे। लिफ्ट से निकले कुछ लोग, जो एक ग्रुप था। उसमें से एक शख्स जिसके कानों में डॉक्टर की आवाज गई, उसने जल्दी से पलटकर देखा। उसके चेहरे पर हैरानी वाले एक्सप्रेशन साफ झलक रहे थे। उसने झट से अपनी नजरें नीचे कर खुद से कहा, ये यहाँ, और भागती हुई मिष्टी की ओर दौड़ पड़ी। तब तक वो दोनों लोग भी लिफ्ट के अंदर जा चुके थे और लिफ्ट भी बंद हो गई थी। इधर मिष्टी लिफ्ट के अंदर बार बार ये कोशिश कर रही थी उसके आंसू निकल ना जाएं। वो किसी के भी सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती, पर वो बोल भी नहीं सकती, उसका गला भर आया था, जिस वजह से उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। डॉक्टर नयन अपने हाथों पकड़ी फाइल में देखते हुए, क्या हुआ डॉक्टर, आप बोल क्यों नहीं रही है? उसने लिफ्ट के अंदर आते हुए एक बार भी मिष्टी के फेस को नहीं देखा था। दूसरी तरफ थर्ड फ्लोर। डॉक्टर, आप ऐसे क्यों भाग रही है? संभल कर, पता है ना हम यहाँ पर ग्रुप से आए हैं, इसलिए हम सबको एक साथ ही रहना है। और 3 लोग उस डॉक्टर के पीछे भागकर उस लिफ्ट के सामने खड़े हो गए। अरे डॉक्टर खुशी, ये क्या था? आप इतनी क्यों भागी? कौन था यहाँ? डॉक्टर खुशी घुटनों पर झुककर गहरी गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, अरे वो डॉक्टर मेरी फ्रेंड थी। आज 2 साल बाद उसे देखा तो खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए भाग कर आई। और फिर एक बार वहीं से सीडीओ की ओर भागते हुए बोली, आज उसे मिलना है, कहीं वो निकल ना जाए। डॉक्टर मिताली, क्या? पर ये क्या बेवकूफी, आप लिफ्ट से फास्ट थोड़ी ना होगी।
ये सुनकर डॉक्टर खुशी के कदम रुक गए और वो फिर अपने माथे पर टपली मारकर खुद से बोली, इतनी एक्साइटेड हूं उसे मिलने के लिए कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर मिताली, आप अपना दिमाग शांत रखोगी तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये तो खुशी के लिए तंज था। डॉक्टर मिताली खुशी के कुछ खास पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो ऐसी बोल रही थी। ऊपर से वो उनके ग्रुप की हेड भी थी, जो इंडिया से यहाँ ट्रेनिंग करने आए थे। उसके साथ ही उनको कहीं हॉस्पिटल में जाकर नई नई बीमारी पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी, अलग अलग पेशेंट को देखना था। मिताली, क्या करें, आपका दिमाग कम चलता है, इसलिए ही तो मुझे डॉक्टर अग्निहोत्री ने आपकी टीम का हेड बनाया है। रही भागने की बात तो जल्दी जाओ, बस 10 मिनट है तुम्हारे पास, उसके बाद फिर यहाँ आना। अगर नहीं होता तो 6 बजे के बाद हमारी ड्यूटी खत्म होगी, तब जहां जाना हो चले जाना, उसकी जिम्मेदारी खुद की होगी। मैं तो डॉक्टर अग्निहोत्री को बता दूंगी यहाँ डॉक्टर अपनी ट्रेनिंग पूरी करने नहीं, बिछड़े दोस्तों को मिलने आए हैं। नहीं तो अच्छा यही होगा, काम पर फोकस करो। और वहां से निकल गई बाकी लोगों के साथ। डॉक्टर कविता जो रही खड़ी थी खुशी के साथ, वो आगे देखते हुए बोली, खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, जल्दी जाओ नहीं तो वो फिर एक बार तुम्हें परेशान करेगी। पहले ही वो तुमसे जलती। डॉक्टर अग्निहोत्री तुम पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए वो तुमसे जलती है। लिफ्ट आ गई ऊपर और देखो लेकर जाओ, और वो खुद भी वहां से निकल गई। खुशी ने जाते हुए लोगों को देखकर चेहरे पर स्माइल लिए खुद से कहा, देखते हैं कौन कहां जाता है और कौन सजा पाता है। और अपने बालों को पीछे कर लिफ्ट के अंदर चली गई थी। दूसरी तरफ मिष्टी ने बड़े ही शांति से डॉक्टर से बात की और अपने केबिन में आ गई। उसने कितनी देर से खुद को रोका था। वो आंसू केबिन का डोर बंद करते ही बरस पड़े। वही डोर से लगकर मिष्टी जोर जोर से रो रही थी, खुद को कोस रही थी। उसको ये तो पता था उसका पति किसी और को चाहता है, वो उसे कभी नहीं अपनाएगा, पर सुनने से ज्यादा तकलीफ तो देखने के बाद होती है। आज उसी दर्द से मिष्टी गुजर रही थी। उसके बाद बिखर गए थे, मास्क नीचे फर्श पर पड़ा हुआ था। आज वो खुद को बहुत अकेला फील कर रही थी। उसके दिल ने सोचा वो रूठी थी इन सब के लिए। उसके पति की क्या गलती, ये बात उसने पहले ही बताई थी, पर उसने एक उम्मीद लगाई थी शायद बाद में कुछ बदल जाए। सालों बीत गए, पर कुछ नहीं बदला। बस उनका रिश्ता बदला। जो अजनबी का था वो आज पति पत्नी का हो गया था, वो भी बस एक बंद कमरे में। रह रहकर मिष्टी के आंखों के सामने केविन का उस अदिति को गले लगाना याद आ रहा था। आज तक वो कभी अपने पति के गले नहीं लगी थी। कुछ 20 मिनट बीत गए थे, प्यार मिष्टी का रोना खत्म नहीं हो रहा था कि तभी केबिन के डोर पर 2 से 3 बार नॉक हुआ और मिष्टी ने आंखें खोली। उसकी वो ग्रीन आंखें पूरी लाल हो गई थी, चेहरा भी मुरझा गया था, उस पर भी आंसुओं के निशान बन गए थे। अरे रुकिए, इतना क्यों बजा रही है, ये हॉस्पिटल है। साथ में खड़ी नज ने खुशी के देखकर कहा, जो दिल थामकर डोर खुलने का इंतजार कर रही थी। अंदर मिष्टी ने खुद को संभाला, खुद को ठीक किया, पर बाहर खड़ा इंसान को इतनी जल्दी थी, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, इसलिए बार बार बजा रहा था। मिष्टी को इरिटेशन है रही थी और सर भी दर्द करने लगा था, फिर भी वो कहाँ है, इसलिए वो अपने आप पर कंट्रोल किए हुई थी। मिष्टी ने चेहरे पर फिर से मास्क लगाया और डोर खोला। सामने खड़े शख्स को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल के साथ साथ और भी इमोशनलेस आ गए थे, और दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर नाम लेकर एकदम से गले लग गई। दोनों के आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। साथ में खड़ी नज भी कंफ्यूज होकर दोनों को देख रही थी। दूसरी तरफ लंदन एयरपोर्ट। केविन एयरपोर्ट के अंदर बड़े बड़े कदम लेकर बढ़ ही रहा था कि इतने में पीछे चल रहा वायु भागकर आगे आया और केविन को देखकर कुछ इशारा किया। सारे लोग साइड चले गए। तभी वायु ने केविन के कानों में कुछ कहा। वैसे वैसे केविन के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने हाथों की मुट्ठी बनाकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की, पर उसका गुस्सा चेहरे पर साफ झलक रहा था। वो ग्रे आंखें एकदम लाल हो गई थी। उसे देखकर वायु के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। उसने अंदर से कदम बाहर लिए। क्या होगा आगे, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10। 2 दिन बाद प्रेजेंट टाइम। और कितनी भगाने वाली हो तुम मुझे, 2 दिन से मुझे तुम बस भगा रही हो। मिष्टी का फेस रेड हो गया था। उसे ये कभी इतना कठिन ना लगा था। पहले भी 2 से 3 बार उसने कोशिश की थी, पर इस बार ये सब इतना दर्द भरा क्यों था। मिष्टी ने दूसरी सांस और अपने घुटनों को दोनों हाथों से जकड़कर कहा, बस मुझसे नहीं होगा, मैं और नहीं भाग सकती खुशी। तभी खुशी की आवाज आई, नहीं बस थोड़ा और, हम कहीं जगह देखकर छुप जाते हैं। बस ऐसा मत बोल, तुझे आजादी चाहिए तो ये करना पड़ेगा। भागते हुए भी दोनों में बातें हो रही थी। खुशी बहुत खुश थी, वो अपनी दोस्त को उस कैद से आजाद कर पाई, पर कब तक मिष्टी केविन की नजरों से छुपी रहती। देखते हैं आगे। रात के करीब 2 बजे रहे थे। दोनों लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर बस भागती जा रही थी। दोनों की सांसें फुली हुई थी। फिर भी साड़ी वाली लड़की मिष्टी अपनी फुली हुई सांसों को संभाल कर बोली, नहीं, ये सब कुछ करना हमारी बेवकूफी है। वो नहीं छोड़ेंगे हमें। 2 दिन से हम ऐसे घूम रहे हैं। वो आज नहीं तो कल हमें पकड़ ही लेंगे। मिष्टी की बात सुनकर खुशी ने गुस्से में उसे देखकर कहा, उस शख्स के लिए तुम्हारे दिल में इतनी रिस्पेक्ट और मुंह में दही शक्कर क्यों है?
मिष्टी ने कुछ नहीं कहा उसके सवाल पर अपने मन में चल रही बात बोली, पिछली बार मैं 4 दिनों बाद उसे मिली थी। मेरी जिंदगी तो ऐसी ही जहनुम बन गई है, इसलिए प्लीज तू मुझे छोड़कर चली जा। क्यों मेरे लिए अपनी जिंदगी खराब कर रही हो? जाने दो, जो भी है वो मेरा पति है। खुशी आगे रास्ता देखकर भाग रही थी। उसके कदम एकदम मिष्टी की बात सुनकर रुक गए थे। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, वह पति परमेश्वर, इसलिए उन पर आपको इतना प्यार आ रहा है। मिष्टी पूरे रास्ते लगभग उसके पीछे खींचते हुए चली जा रही थी। खुशी ने एकदम से पलटकर आपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर सामने लड़की को घूरकर देखकर बोला, कब तक चलेगा ये सब मिष्टी, कब तक? खुद को देखा है कभी? क्या हालत की है उस हैवान ने तुम्हारी? खुशी ने गुस्से में मिष्टी को सवाल किया। मिष्टी ने सर नीचे झुका लिया था। उसके पास बोलने के कुछ था नहीं, या फिर वो बोलना नहीं चाहती थी। शायद उसने इसी को अपनी किस्मत मान लिया था। हाँ, ये कोई और नहीं, मिष्टी मुखर्जी और खुशी मेहता है। दोनों भी केविन से बचने के लिए भाग गई है। खुशी मिष्टी को केविन के चंगुल से बचाना चाहती है। देखते हैं क्या होता है आगे। अब आगे मिष्टी ने साड़ी पहनी रखी थी और खुशी ने जीन्स टी शर्ट, जितनी स्पीड जीन्स वाली की थी उससे कम स्पीड साड़ी वाली की थी। दोनों भी इस बात से अनजान वो अभी जहां खड़ी है वो एरिया बहुत ही खराब और सुनसान है। खुशी ने मिष्टी को देखा और गुस्से में खुशी ने झट से मिष्टी के साड़ी का पल्लू उसके सीने से हटाया और मिष्टी को अपने पूरी बॉडी को एक बार देखने के लिए कहा। मिष्टी एक पल के लिए हैरान रह गई खुशी के एक्शन से, पर अगले ही पल उसने शर्म नजरें झुका ली थी। ये सब सच था, वो उसे इग्नोर करती, पर दिल में चल रहे वो जज्बात उसे ये सब भूलने नहीं देते थे। मिष्टी ने खुशी की बात सुनकर सर नीचे झुका लिया था। वो क्या ही कहती, बचपन से आदत हो गई थी उसे अपने ऐसी हालत की, जो भी उसकी जिंदगी में आता उसे दर्द देकर ही चला जाता। आज उसका और दर्द का बरसों का रिश्ता बन गया था। दोनों सहेलियां बातें कर ही रही थी कि तभी दोनों को अपने पीछे कार के रुकने की आवाज सुनाई दी। उसके साथ कार की तेज रोशनी दोनों को उस उजाले में रोशन कर रही थी। दोनों का दिल एकदम से धकसा रह गया था। वो चाहती थी दोनों कहीं छिप जाए, पर अब देर हो गई थी। गाड़ी का डोर खुला और उसके बाद कितने सारे लोगों के जूतों की आवाज सुनाई दी। शायद वो लोग उन दोनों को देख चुके थे। खुशी ने मिष्टी के पल्लू को सही किया। एक पल मिष्टी के आंखों में डर छा गया था और उसे लगा कहीं वो केविन सिंघानिया के हाथों में तो नहीं आ गई। पर इसमें कोई संदेह नहीं था, ये तो होना ही था। 2 साल में वो उसे इतना तो जान ही गई थी। वो उसे नहीं छोड़ने वाला है। दोनों की धड़कनें तेज हो गई थी। उनकी पलटकर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। दोनों ने बड़ी हिम्मत कर पलटकर देखा था तो सामने दूसरे लोग ही खड़े थे। दोनों भी थोड़ी शांत हुई, पर अगले ही पल आगे खड़े लोगों को देखकर दोनों की आंखों में फिर एक बार दहशत भर आई थी। वो लोग बड़े डरावने थे। शायद वो किसी गैंग से थे। वो लोग सामने 2 खूबसूरत लड़कियों को देखकर बस देखती ही रह गए थे। उन लोगों को देखकर लग रहा था वो मवाली है यहाँ के। वो उन लोगों की पूरी गैंग लग रही थी। वो कोई सिगरेट पी रहा था, कोई कुछ चबा रहा था। उनको देखकर ही दोनों को उल्टी जैसा हो रहा था। उन लोगों में से एक शख्स जिसका नाम महरूर था, वो बड़ी ही लसी नजरों से दोनों को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, इतनी रात को इतनी खूबसूरत लड़कियों का मिलना मतलब जन्नत खुद के पास आ गई। यही बात हो गई, बिना मांगे आज मिला है। सच में आज भगवान के दर्शन करने पर ऐसा कुछ होता है तो मैं इसके पहले ही रोज चला जाता। उसकी बात पर बाकी सारे लोग उसे देखकर हंसने लगे, क्योंकि ये अभी कुछ महीनों पहले ही इस टीम के साथ जुड़ गया था। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को देखा। पता नहीं अब उनके साथ आगे क्या होगा। थोड़ी देर वो चुपचाप खड़ी रही, ऐसी कई कोई मूर्ति लाकर खड़ी की गई हो। उनको देखकर यही लग रहा था। दूसरा शख्स जिसके हाथ पैंट की जेब में थे, उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था। वो पीछे हटकर कार की बोनट पर लेट गया था। उसे देखकर वो इन सब लोगों का लीडर लग रहा था, पर उसकी नजरें भी दोनों पर चिपकी हुई थी। तब तक और बाकी लोग भी उस ओपन जिप्सी के इर्द गिर्द खड़े हो गए थे। दोनों की आंखें में डर साफ झलक रहा था इतने सारे लोगों को देखकर। मिष्टी और खुशी दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे के हाथों को पकड़कर अगले ही पल बड़ी एनर्जी को साथ वहां से भाग गई। मिष्टी को अब रोना आ रहा था। 2 दिन से वो लोग बस यहां से वहां भाग रही थी। मिष्टी को अब पछतावा हो रहा था, वो भागी ही क्यों। तभी उनको रोड साइड में कई सारे एक के बाद एक कंटेनर दिखाई देते हैं। पता नहीं वो वहां क्यों खड़े किए गए थे, पर दोनों भी वही सबकों एक के बाद एक चेक कर उसके अंदर घुस जाती है जो खुला था। दोनों भी इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा था ये कंटेनर जा कहाँ रहा है। एक दूसरे को गले लगाकर वो दोनों वहीं बैठ जाती है। इसी बीच दोनों ने थोड़ी भी आवाज करने की कोशिश नहीं की थी। वो सांसें भी गिन चुनकर ले रही थी। इसी बीच थकान की वजह से उनकी आंखें लग जाती है। दूसरी तरफ जिप्सी की बोनट पर लेटा शख्स बोनट से नीचे उतरकर खड़ा है जाता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे पहली बार अपने काम में हार मिली थी। उसने तमतमाते हुए अपने सारे लोगों को गुस्से में घूरते हुए ऑर्डर दिया, कल तक वो लड़कियां नहीं मिली तो वो सबको उसके आगे का दिन देखने लायक नहीं छोड़ने वाला। उसकी वो काली गहरी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। अगला दिन सुबह के 7 बजे सुनसान इलाके में जहां दूर दूर तक एक परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था,
ना किसी की आवाज, बस एक मधुर आवाज में आरती सुनाई दे रही थी। एकदम से आंखें खोलकर मिष्टी ने यहाँ वहां देखा। वो जिस कंटेनर में छुप गई थी, वो अब एक सुनसान जगह पर रुका हुआ था। पर बाहर से आ रही आरती की आवाज अब भी साफ सुनाई दे रही थी। शायद वो लोग किसी मंदिर के पास थे। लंदन में और मंदिर सोचकर ही मिष्टी के चेहरे पर बड़ी स्माइल ने सर घुमाकर देखा। पर तभी उसे अपने सिर में कुछ दर्द का एहसास हुआ और दोनों हाथों से मिष्टी ने सर पकड़ लिया। तभी उसे कुछ याद आया और उसने अपना सर यहाँ वहां घुमाकर देखते हुए खुद से कहा, वो अभी कहाँ है? मिष्टी कुछ ज्यादा ही पी गई थी। मैं खुद से बात करते हुए 2 दिन पहले की रात को शराब का नशा किया है, वो अभी उतरा नहीं किया। मिष्टी ने दर्द के मारे सर ही पकड़कर खुद को कोसते हुए कहा। उसे ज्यादा कुछ याद नहीं आ रहा था। 2 दिन से उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ था, पर आज मिष्टी को कुछ ज्यादा ही डर लग रहा था। तभी मिष्टी की नजरें साइड में गई और उसने देखा साइड में सोई लड़की भी जग गई थी। खुशी उठकर बैठ गई थी। दोनों का होलिया बहुत खराब हो गया था। बिखरे बाल, 2 दिन से एक ही कपड़े पहने थे दोनों ने। मिष्टी ने नाराजगी जताते हुए पास में उठकर बैठी लड़की से कहा, तुम अपनी जान क्यों खतरे में डाल रही हो खुशी? मिष्टी ने खुशी को देखा। दोनों भी धीरे से उस कंटेनर से बाहर निकल आई और साइड में झाड़ियों के अंदर चली गई थी। वो तब तक रही थी जब तक वो कंटेनर राह से चला नहीं जाता। दूसरी तरफ एक लोकल एरिया, ये थोड़ा सा जंगल का एरिया था, जहां पर कुछ अंतर रखकर घर बनाए गए थे। घर के अंदर बड़ी ही शांति थी। दोनों भी भागते हुए वहां तक आ गई थी। तभी बाहर 2 से 3 बार डोर बेल बजी और अंदर किचन से निकल रही रीड 50 साल की औरत ने दीवार पर लगी घड़ी को देखकर कहा, अभी कौन आया होगा, वो भी इतनी सुबह? सोचते हुए उसने वॉश बेसिन में हाथ धुलवाए और बाहर आते हुए चिल्लाते हुए बोली, रुको भाई, जरा सब्र करो, थोड़ा बहुत पेशेंस भी रखना चाहिए। पर नहीं। बाहर निकलकर देखा तो वहां कोई नहीं था। करीब 2 से 3 बार वही हुआ था। वो औरत चिढ़ गई थी। उसने अब बाहर आकर देखा वहां कोई नहीं था। उसे गुस्सा आ गया था, इसलिए वो घर से थोड़ी दूर आ गई थी। दूसरी तरफ भाग जल्दी भाग 2 लड़कियां सुनसान इलाके के से यहां से वहां भागते जा रही थी। तभी उनको एक घर के अंदर लाइट जलती हुई दिखाई दी और दोनों ने अपने कदम उसी ओर मोड़ लिए थे। पर बीच में ही उनको किसी की आवाज सुनाई दी। इधर पूरी रात बीत गई, वो लोग यहाँ आसपास कहीं होनी चाहिए। कोई एक्सक्यूजेज नहीं ढूंढो उन्हें, वो भागनी नहीं चाहिए। मेरे आने तक दोनों भी मेरे सामने होनी चाहिए। आज वो नहीं मिली तो तुम लोगों की खैर नहीं। होठों के बीच रखी सिगरेट को निकालकर उस शख्स ने सबको वार्निंग लुक देते हुए कहा। कौन है वो शख्स? कहीं दोनों सहेलियां किसी बड़े खतरे में पड़ने तो नहीं वाली है आगे कल? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब अगली वीडियो में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपके लिए एक बेहतर कहानी अपलोड की जा सके। दोस्तों अब अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। धन्यवाद। दोस्तों टेलीग्राम पर मेरा चैनल है AS नोवेल स्टोरी, प्लीज उसे फॉलो कर लीजिए और नए कहानी को सुनिए। जो कहानी आप सुनना चाहते हैं वह आप बता सकते हैं, आपके लिए कहानी लिखी जाएगी। बाय बाय।